आपका तो करियर के स्टार्ट में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। ये लोगों को पता नहीं इस बारे में कि मेरी कंट्रोवर्सी क्या था। तो टेक्निकल गुरुजी आए, उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो ही बना दिया। मैं लगाता हूँ वीडियो एंड फिर देखते टेक कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा रंजिश ज्यादा हो जाती है। और उनके व्यूज मुझसे ज्यादा आ रहे हैं, उनको मुझसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है। आपने जो वो फैक्ट्री विजिट का वीडियो, वो तो अहेड ऑफ टाइम था। फैक्ट्री विजिट में चाइना का एक ऐसा किस्सा है जो आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इवेंट में जाने से एक दिन पहले सबसे बड़ा झगड़ा किसका हुआ है ब्रांड से? आज तक मेरे को सिर्फ विजय सेल्स के अलावा किसी ब्रांड ने लीगल नोटिस नहीं भेजा है। क्या हुआ था? मेगा कोलैब्स डालने आपने स्टार्ट करे थे। मैंने 25 से ज्यादा क्रिएटर्स को इकट्ठा किया था, यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी थे, मिस्टर रूज द बॉस। उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि सर्टेन क्रिएटर्स फोन जो है वो रिपेयर नहीं होते। हमारा भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बन गया है फोन का। और ब्रांड्स के भी इसमें चालबाजी बहुत है, और ब्रांड चाहती नहीं कि आप 5 साल तक पलट के नहीं। अगर आपके पास आईफोन है, आप एयरपॉड्स भी एप्पल के यूज करोगे, आपके पास मैक भी होगा। मैक जो उन्होंने बनाया है वो अनपैरेलल्ड है। एप्पल कैसा है ना, वो बाप है, उसको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड हैंड फोन लेने से पहले मैं कौन सी चीजों का ध्यान रखूं? मेरा सजेशन तो प्योरली हमेशा से यही है क्या, अगर मैंने फोन मंगाया अमेजोन से, वारंटी प्री एक्टिवेटेड रहती है। अच्छा, गेमिंग के लिए बेस्ट फोन कौन सा है? लो इनकम ग्रुप के लिए कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट है? मोबाइल में कोई फायदा होता है एंटीवायरस डालने में? मैंने तो सुना है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि एक एक लाइन का रिव्यू करेंगे वीडियो के। बहुत सारी ब्रांड्स की तरफ से हमें प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आपको ना अच्छा ही बोलना है। मैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ, वो मुझे उस वजह से फॉलो करते हैं। मैं चमचा नहीं हूँ ब्रांड में, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। वो 2 ब्रांड ऐसी है जिसने मेरे नाक में दम कर दिया। अगर आप देखो कितनी ब्रांड्स है ना, मेरे बहुत लफड़े। रणवीर सिंह है, शाहरुख खान है, वो हाई हेलो करके आएंगे, डांस वांस करेंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे, आगे पीछे क्या है कुछ पता नहीं। तो फिर मैं बोला उनको ही हायर कर लो, हमारी जरूरत क्या है। आपको ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर भी करी जाती है इस पे? मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूँ। रोहित भाई, वेलकम टू तरुण मिनलिश पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। इतना मेरे को एक्साइटमेंट है आज के पॉडकास्ट को लेकर के। हमने मेरे को टेक यूट्यूबर कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर शर्मा जी आए, फिर संचित भाई आए। मैंने वो दोनों वीडियोस देखे, मुझे अच्छा लगा बहुत। अरे थैंक यू, थैंक यू। अब रोहित भाई आए हैं आज, और आज हम बहुत सारी टेक की बातें करेंगे। रोहित भाई, मेरे को ना जैसे जैसे मैं टेक यूट्यूबर से मिल रहा हूँ, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि एक ही कम्युनिटी है टेक यूट्यूबर्स की, जो एक तरह से काफ़ी चीज़ों में आपस में बात करते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं भी करते हैं। मेगा रिवील जब किसी भी प्रोडक्ट का होता है तो एक के बाद एक कैसे वीडियोस आते हैं, ये जब मैंने फॉलो करना शुरू करा तो मेरे को समझ में आया। होता है ये। देखिए, कम्युनिटी जो है ना, मेरे हिसाब से जो टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो फील्ड है, सारे जो क्रिएटर्स है ना, वो एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते हैं, बातचीत वगैरह सब कुछ बढ़िया होती है। कुछ सिनेरियोस में ऐसा है कि कुछ क्रिएटर्स की अनबन होती है। अब मेरे भी कुछ क्रिएटर्स से अच्छी बात होती है, कुछ से नहीं होती है, तो हम लोग लिमिटेड बात करते हैं। अगर अच्छी बात करने की बात करूँ तो मनोज सारू है, वो आपके दिल्ली वाला ही है, बहुत अच्छा क्रिएटर है। तो उसके साथ तो मेरा एकदम फ्रैंक है, हम लोग तू से बात करते हैं, एकदम मस्ती मजाक करते हैं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे जो अनबन हो जाती है, तो हम लोग ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी बात नहीं करते। अगर कुछ प्रोफेशनल लेवल की बात होती है तो करते हैं। और अगर इवेंट्स में भी जाते कभी, तो अगर अच्छे पहचान क्रिएटर्स हम लोग को दिख जाते तो हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं और साथ में खड़े भी रहते हैं। और मैं थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा अटेंशन सीकर नहीं हूँ। मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, मैं कोने में ही खड़ा रहता हूँ, मैं सबके सामने नहीं जाता हूँ। लेकिन कुछ क्रिएटर्स ऐसे जिनसे हमारी जमती नहीं है, तो वो आया, हाथ मिलाया, कैसे है भाई, बढ़िया, अच्छा लगा, और वो चला गया, फिर मैं भी हट जाता हूँ। तो ये चीज़ है। तो आपका तो करियर के स्टार्ट में इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था कि टेक यूट्यूबर्स की जितने बड़े क्रिएटर्स थे सब इन्वॉल्व हो गए थे उस पहली कंट्रोवर्सी में। ऑफ कोर्स, मतलब यूट्यूब में जब मैं नया आया था 2015 में, तो उस वक्त जो था ना, हम लोग हमारे चैनल के हाइजीन के बारे में नहीं सोचते थे। चैनल हाइजीन का मतलब ये होता है कि हमें सोच समझ के कंटेंट अपलोड करना चाहिए जो हमारी ऑडियंस चाहती है। हम कुछ भी उठा के कंटेंट नहीं डाल सकते। लेकिन उस टाइम पर जब हम नए यूट्यूब में थे, तो वहाँ पर चैनल हाइजीन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जो दिल में आता था हम करते थे। मतलब अगर एक टी शर्ट भी आ गया तो उसको भी वीडियो बना देते थे। एक बात है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वैसे ही शर्मा जी टेक्निकल है, वो बहुत अच्छे क्रिएटर है। और अगर यूट्यूब में 2015 की मेरी जर्नी की बात करूँ, तो मैं गीकी रंजीत, सबसे पहले इनसे इंस्पायर्ड हुआ था मैं। वो इंग्लिश में बनाते थे, और आजकल सबको पता है गीकी रंजीत के बारे में। आज भी उनके बारे में, आज भी एक लेवल है उनका। जब भी उनका नाम आता है तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं, गीकी रंजीत की बात अलग है।
और अगर जेन्युइन रिव्यूज़ भी देखना होता है लोगों को तो भाई वो जाते गीकी रंजीत के चैनल पर देखने के लिए, उनकी बात ही अलग है। तो मैं उनको बहुत फॉलो करता था और उनको फॉलो करते-करते मैंने भी अपना चैनल इंग्लिश में क्रिएट कर लिया और फिर शर्मा जी है। शर्मा जी को देखकर मैंने इंग्लिश से हिंदी में कर दिया। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हो गया था। तो ऐसे ही कुछ मौका एक सिचुएशन था जहाँ पर शर्मा जी से कुछ मैंने क्या बोलते हैं कुछ डील्स वगैरह आई थी आई थिंक। मतलब जैसे मोबाइल पे डिस्काउंट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई मोटरोला का फ़ोन था शायद। हाँ, तो उस पे कुछ 25,000 रुपए डिस्काउंट था। ऐसी 25,000 रुपए उस समय डिस्काउंट। हाँ, ऐसी कुछ था, बहुत बड़ा था। मुझे कहीं से पता चला, मुझे एक छोटे क्रिएटर ने बताया, वो मुझसे भी छोटा था। और मेरी शर्मा जी से थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। जब मैं नया-नया आया था तो मैं सारे बड़े क्रिएटर्स के पीछे घूमता रहता था। मैं उनको ईमेल्स करता था कि प्लीज़ आप मुझसे बात करो, बात करो। तो ऐसा मुझे शर्मा जी मिल गए और शर्मा जी अच्छे थे कि उन्होंने मुझे रिप्लाई भी दिया और मुझे नंबर भी शेयर किया था। ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शर्मा जी की क्वालिटी है वैसे। ये बहुत अच्छे हैं सर, शर्मा जी की बात है ना एक चीज़ बहुत अच्छी। आज भी मैं शर्मा जी से बात करता हूँ और मैं बीच में उनको मैसेज डाला था कि शर्मा जी आप ये मत सोचना कि आप अगर यूट्यूब में नहीं हो तो मैं आपको भूल गया। मैं आज भी आपको याद करता हूँ और आज भी मुझे आपसे मैं अभी भी वो इंस्पिरेशन वाली चीज़ें कभी भूलता नहीं। तो मतलब मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता, जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ मैं उनको भूलता नहीं हूँ। तो वैसे ही एक डील आया था 25,000 रुपए कुछ ऑफ थे। मैंने शर्मा जी से बोला आप डाल देना और मुझे थोड़ा क्रेडिट दे देना। ये लोगों को पता नहीं है इस बारे में कि मेरी कंट्रोवर्सी क्या थी, अभी मैं बताता हूँ। तो शर्मा जी ने डाल दिए और उन्होंने वो मुझे क्रेडिट दिया नहीं। अब हो सकता है वो भूल भी गए हों, अभी बड़े क्रिएटर थे वो टाइम पे तो उनके कुछ 50,000 आई थिंक सब्सक्राइबर थे, मेरे कुछ हज़ार थे। तो हो सकता है वो भूल भी गए होंगे, अभी मुझे नहीं पता। और मैं बहुत बेसब्रा, मतलब न्यू क्रिएटर है, यूथ है, गर्व है, हम गर्म खून जल्दी हो जाता है, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो हमने वीडियो बना दी शर्मा जी के खिलाफ, ऑल इन द ब्लू, और शर्मा जी तक ये बात गई, शर्मा जी ने फिर अपने फेसबुक पे भी शेयर कर दी। जब आपने ये वीडियो बनाकर डाला, चला वो वीडियो? हाँ, हाँ, चला। एक्चुअली जब मैंने वीडियो डाला ना तो जिन लोगों को नहीं पता था ना ये कंट्रोवर्सी के बारे में उनको पता चला। तो वो शर्मा जी के चैनल पर जाकर बोलने लगे कि सर्टेन क्रिएटर है जो आपके बारे में ऐसा-ऐसा बोल रहा है। तो क्या वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? तो शर्मा जी ने बेटर समझा रहेगा कि अभी सबको रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बोलते होंगे क्योंकि जो लोग फेमस होते हैं ना, हमें भी आजकल जब हम ऊपर आ गए तो लोग होते हैं कुछ आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, तो सबको रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो शर्मा जी ने भी वैसे ही सोचा रहेगा। तो उन्होंने फिर मेरा वीडियो फेसबुक पे डाल दिया और ये मुझे कैसे पता चला? शर्मा जी ने खुद मुझे मैसेज किया कि आप और भी व्यूज़ आएँगे करके। उन्होंने भी ऐसा कि भाई इसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया तो हम भी कुछ करें। तब भी वहाँ पर भी लोगों ने मुझे ही सपोर्ट किया। उनके फेसबुक पर भी लोग बोल रहे थे कि शर्मा जी कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आपको बताना पड़ेगा ये लड़का सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो ये मैं मामला हुआ। फिर टेक्निकल गुरुजी, उस वक़्त भी टेक्निकल गुरुजी का नया-नया चैनल था। उन्होंने भी और उनको भी आगे लाने वाले शर्मा जी टेक्निकल ही है। शर्मा जी ने उनको भी बहुत सपोर्ट किया था। तो टेक्निकल गुरुजी आए, उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो ही बना दिया पूरा। और उस टाइम पर एक और क्रिएटर थे योर इंडियन कंज्यूमर, आपने शायद सुना नहीं रहेगा उनके बारे में। वो बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, लोगों को पता होगा, जो पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता होगा। वो मेरे साइड दिए। तो 2 इधर हो गए, टेक्नो वर्सेस योर इंडियन कंज्यूमर और वहाँ पर शर्मा जी टेक्निकल गुरुजी। तो उन्होंने टेक्निकल गुरुजी ने एक पूरा वीडियो बना दिया और उसके बाद से मुझे बहुत फिर नेगेटिव गालियाँ पड़ी और ये सब कुछ आया। क्योंकि उनके उस वक़्त फॉलोवर्स बहुत थे, मेरे इतने नहीं थे। तो ये कंट्रोवर्सी थी और फिर मुझे एक चीज़ वहाँ से ग्रोथ कैसे मिली ना, बदनाम होके आदमी आगे बढ़ता ना, है ना? हम बोलते हैं ना कि कुछ नहीं तो कुछ सही। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। नाम तो हो गया, ऐसा करके मुझे वहाँ से फिर कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ा मैं, लेकिन फिर उसके बाद हम सब लोग ने पैच अप कर दिया। टेक्निकल गुरुजी ने वो वीडियो भी डिलीट कर दी। शर्मा जी ने बोला छोड़ो यार, अभी आप तो नए-नए आए हो, मैं आपका करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, ये उन्होंने बोला था। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये सोचा मेरे बारे में, वरना आजकल लोग क्या होते हैं, घमंड होता है। तेरे को दिखाता हूँ अबरू कभी, ऐसा नहीं बोला शर्मा जी। उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता कि आपका करियर खराब हो। तो मामला जल्दी पैच अप भी हो गया था। बट मुझे वो एक टाइम था कंट्रोवर्सी का, जो अभी तो ये सब चीज़ बंद ही हो गई है कंप्लीटली। तो अभी आजकल कैसे रहता है जब टेक यूट्यूबर्स आपस में इवेंट्स में मिलते हैं, या पर्सनली भी शायद मिलते होंगे कुछ? हाँ, पर्सनली तो नहीं मिलते, मेरे को नहीं लगता, मेरे से तो कोई पर्सनली मिला नहीं है। मतलब पर्सनल एज़ अ स हम सब बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं। तो अगर मैं किसी यूट्यूबर से फ़ोन करूँ, पहली बात तो वो एक बार में फ़ोन नहीं उठाएगा, या वो मुझे करेगा तो मैं एक बार में फ़ोन नहीं उठाऊँगा। ये डिपेंड करता है। और अगर मैं जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादी वगैरह है किसी का, अब जैसे कि मनोज सारू ने शादी किया था, टेक्नोलॉजी ज्ञान ने। तो उसने मुझे व्हाट्सएप किया और मुझे बोला भाई देख तू मुंबई का है, मैं दिल्ली का हूँ, लेकिन तेरे को आना है, तू मेरा भाई है। अब मैं सोच रहा हूँ यार जिस डेट पे उसकी शादी है उस डेट पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था मुझे, तो मैं नहीं जा पाया। मुझे अफ़सोस बहुत हुआ लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो ऐसा पर्सनल चीज़ों में भी ना हम एक-दूसरे से नहीं मिल पाते। इवेंट्स तो ब्रांड हमें सब इकट्ठा करती है, जो कंपनीज़ होती है वो हमें इकट्ठा कर लेती है, तो वहाँ मिल गया हाय हेलो हो गया। लेकिन ऐसा पर्सनली
मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं मिला, तो ये सब बोलने की बात है कि टेक यूट्यूबर्स पीछे से गले वाले मिलते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बट आप तो सबसे पहले मेरे ख्याल से मेगा कोलैब्स डालने आपने स्टार्ट करे थे, सबको साथ में लाकर एक जी प्लेटफॉर्म जी, पे। वो मैं ही आई थिंक इकलौता क्रिएटर हूँ जो उस वक्त सब लोग करते थे, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा किया था। और आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो जो था वो 2021 में था, आफ्टर कोविड। और मेगा आज भी मतलब अगर आप सर्च करोगे टेक्नोरस मेगा कोलैब तो वो यूट्यूब पे दिखेगा। मैंने 25 से ज़्यादा क्रिएटर्स को इकट्ठा किया था, यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिएटर्स भी थे, मिस्टर रूज द बॉस और ये सब थे, आज भी उनसे बातचीत होते रहती। तो मैंने ही सबको इकट्ठा किया और पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दी। पब्लिक को लगा यार इसने तो सारी टेक कम्युनिटी को एक कर दिया, तो एक पॉजिटिव वाइब आ गया। लोगों को लगा कि यार सारे टेक यूट्यूबर्स तो एक जैसे ही है, मतलब सब दोस्त दोस्त है यार, मस्त मिलते जुलते ही है। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब भी टेक यूट्यूबर्स को आप मतलब हम एज अ क्रिएटर, मैं फेलो क्रिएटर हूँ और वो भी क्रिएटर है, हम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना किसी मदद के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वो मना नहीं करते। वो कभी भी ऐसे मतलबी और सेल्फिश वाली बात नहीं करते। अगर किसी ब्रांड से कांटेक्ट करना हो, मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बता रहा हूँ कि किसी ब्रांड का डिटेल चाहिए होता है, किसी से कांटेक्ट चाहिए होता है, कुछ बड़ी चीज़ चाहिए होती है, तो वो बात करते बता देते। बस उनको ऐसा बता के मैं नीचा नहीं दिखाना चाहता। मैंने 2-3 क्रिएटर्स की हेल्प किया, मैंने 3-4 लोगों से हेल्प लिया, जो उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो ये सब कुछ अच्छा है, बट अगर आप देखोगे अभी बात को 4 साल हो गई है। तो फिर हाँ, तो वो 1.8 मिलियन व्यूज थे उस वीडियो पे, मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद आपने छोड़ दिया वो मेगा कोलैब करना। ये वजह इसकी ये है कि मैंने अपने ट्विटर पे भी बोला था कि क्या आप चाहते हो कि मैं कोलैब करूँ, अपने ऑडियंस से पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने करो करो करो, लेकिन उसके पीछे वजह ये है कि मैंने कोशिश किया था दोबारा ये करने की, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि सर्टेन क्रिएटर्स अब जो है ना, ऐसे कुछ थोड़ा ईगो है कि भाई वो अगर वीडियो में है तो मैं नहीं आऊँगा, या वो वीडियो में है तो फिर मैं नहीं आऊँगा। अब मैं बैठ के सोचा यार अभी इसमें से 2-3 क्रिएटर्स तो निकल गए। अब मैंने बोला इनको लाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना लोग बोलेंगे कि इसको क्यों नहीं बोला, उसको क्यों नहीं बोला, मतलब क्या तुम लोग के बीच में कुछ हुआ? मैंने बोला छोड़ यार, बीच में जाना ही नहीं है। मैंने बंद ही कर दिया मेगा कोलैब। मतलब अभी बीच-बीच में लोगों की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। वो वीडियो में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, वो नहीं आएगा तो मैं भी आऊँगा। समझ रहे हैं आप? तो एक स्क्रीन एक साथ शेयर करने में उन लोगों को प्रॉब्लम थी आपस में। मैंने सोचा ये बात को बढ़ावा ही नहीं देते, मैंने वो चीज़ को बंद ही कर दिया। अफ़सोस बहुत हुआ मुझे क्योंकि मैं सारी कम्युनिटी को जोड़ के रखा था, लेकिन अब मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है, आज भी अफ़सोस होता है उस बात का। पर रुएश भाई, टिपिकली दो क्रिएटर्स के बीच में, अभी जैसे मैं भी कुछ और पॉडकास्टर्स को जानता हूँ, टिपिकली हमारा अच्छा दोस्ती, टिप्स शेयर करना, या यार वो वाला पॉडकास्ट अच्छा था, वो अच्छा था, ऐसा चलता है टेक कम्युनिटी में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इंटरनेशनली भी ऐसे ही है कि टेक कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा रंजिश ज़्यादा हो जाती है। पर लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्या ऐसी बात है इस कम्युनिटी के अंदर कि क्रिएटर्स की आपस में कुछ ना कुछ रीजन से मतभेद हो जाता है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है शायद हमें, पर रीजन क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है ये मतभेद हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्पिटिशन है, ये एक बड़ा रीज़न है। कि जैसे कि अगर मैं जिस फील्ड में हूँ और मेरे साथ में मेरे जैसे कुछ लोग और वही सेम फील्ड में हैं और उनके व्यूज़ मुझसे ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी ऑडियंस उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है, उनको मुझसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही है ना? मेरी कुछ सर्टेन ऑडियंस वो लेके चला गया है। ये एक चीज़ होती है कि भाई इस वजह से कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आपस में अनबन हो जाती है। पहले कुछ टाइम पहले ऐसे भी कुछ वीडियोज़ कुछ टेक यूट्यूबर्स बनाते हैं, जो बताते हैं कि हम बहुत ऑनेस्ट है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, और फिर उसके बाद उसमें सर्टेन क्रिएटर्स को इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं, तो उस वजह से भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, ड्रिफ्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ जो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था। मुझे ऐसा था कि भाई सिर्फ काम करो, सक्सेस हो आपको मिलेगी, आप काम करो, अपना ऑडियंस जो चाहती है वो दो। ये कंट्रोवर्सी, ये चक्कर में आप मेरे चैनल पर अगर आप देखोगे काफ़ी साल हो गए, मुझे खुद को नहीं पता कितने साल हो गए, तो मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दिया। तो आई थिंक ये कंपटीशन ही मुझे ऐसा लगता है यही एक वजह होगी जिस वजह से ये जो आपस में टेक यूट्यूबर्स की, और सिर्फ टेक की फील्ड की बात नहीं कर रहे हम, हर फील्ड का यही है। ब्लॉगिंग का चैनल देख लो, कुकिंग का चैनल देख लो, इसका चैनल देख लो, ये तो चलता ही रहता है। सो जैसे मेरे को लगता है सारे टेक यूट्यूबर्स को ये पता है कि जब भी कोई फोन खरीदता है, वो रुएश भाई का भी चैनल देखेगा, वो शर्मा जी का भी देखेगा, वो टेक्निकल गुरु जी का भी देखेगा, वो संचित भाई का भी चैनल देगा। तो सबका चैनल देख करके फिर डिसाइड करता है। जब मैं इन सब लोगों से इंडिविजुअली मिला, मुझे लगा यार क्या बढ़िया लोग हैं, आप हो गए, संचित भाई हो गए, शर्मा जी हो, पर जब ये
कम्युनिटी में साथ में आता है, ऐसा सोचना बड़ा मुश्किल है कि आपस में शायद हो सकता है कि कोई मतभेद हो भी सकता है, ऐसा इमेजिन करना भी बड़ा मुश्किल मतलब होता है। एक लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना पड़ता है हमें। मतलब हम ऐसा आपस में मिलके कभी भी, मैंने एक चीज़ देखा हो, मैं कोई भी इवेंट्स में जाता हूँ और मेरी भी अगर किसी से ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं होती या उसने कभी मेरे लिए कुछ बोला रहेगा या गलती से मैंने किसी के लिए कुछ बोल दिया रहेगा, उसके बावजूद भी जब हम मिलते हैं ना तो हम लोग बहुत हंसी मजाक से मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये जो टेक बर्नर है उन्होंने अपनी अनार्क की वॉच लाई थी तो बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी। मुझे अफसोस भी हुआ उस बंदे पे कि हम मानते हैं जो भी था उसकी फॉल्ट नहीं भी थी या था भी, जो भी एक बात है, ऐसे उसने कोशिश किया एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की और उसको फिर बहुत नेगेटिविटी आई और उसको बहुत प्रॉब्लम्स हुआ। मैंने भी एक वीडियो बना दिया था अपने चैनल के ऊपर, पॉडकास्ट वगैरह किया था और मैंने भी बहुत कुछ बोला था। लेकिन जब मैं पेरिस में मिला उससे तो बहुत चिल्ड बंदा है। उसने ये नहीं सोचा कि यार ये इसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से उस सामने से आया, वो ग्रीट किया, मुझसे बात किया, मेरे भाई से मिला, फिर मैं उसकी टीम वालों से मिला, तो हम लोग 2-5 मिनट वहीं खड़े थे, थोड़ा मौसम की भी बात कर रहे थे, दिल्ली का मौसम कैसा है वो वगैरह। तो हाँ, मुझे अच्छा लगा ये चीज़। मतलब मुझे अफसोस फील हो रहा था कि भाई मैंने जो वीडियो बनाया पॉडकास्ट वॉडकास्ट जो अनार्क के ऊपर, वो शायद नहीं भी बनाता तो बेटर रहता। तो हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अनबन कितनी भी हो बट मिलना जुलना रहता है ना, सब प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हैं अपनी। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है उस वाली पीस या कंट्रोवर्सी पे कि किसी एक इंसान ने पूरी एक तरह से एक नया एवेन्यू सबके लिए एक दरवाजा खोला, एक प्रोडक्ट लॉन्च करके। जैसे बाहर हम देखते हैं मिस्टर बीस के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चॉकलेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ इंडियन स्पेस में भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करी। ठीक है, स्टार्टिंग में यार सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्टेन कमिटमेंट्स थी उसके, जब उसने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारी बातें हुई थी और वो फिर वो कमिटमेंट्स जो हम बोलते हैं ना, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वैसा हुआ नहीं। तो ऑडियंस और दूसरे जो फैल, मैंने तो उस वक्त रिएक्ट नहीं किया था, मैंने तो बहुत लेट, सबसे लास्ट में मैंने फाइनल करके लिखा, लेट्स एंड दिस करके लिखा था। मैं तो सबसे लास्ट में बनाया, वीडियो बनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ऑडियंस जो थी ना, वो उनको ऐसा कि यार इसने कमिटमेंट किया और ये पूरा नहीं हो पाया, तो बहुत ज़्यादा बैकलैश आ गया। और मेरे ख्याल से ये लक और नसीब की भी बात है। कभी कभी तो इतने घटिया घटिया प्रोडक्ट्स भी मार्केट में चल रहे हैं और कभी तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक इसका नसीब उस वक्त नहीं होगा शायद से। पर मैंने जैसे श्लोक भाई का काफ़ी स्टार्टिंग से काफ़ी सारे वीडियोस देखे, मुझे ऐसा लगा कि एक हमेशा जब भी कोई नया टेक यूट्यूबर आता है ना, वो एक फ्रेशनेस लाता है, मैंने देखा है। और जब भी कोई आता है उसके बाद सारे टेक यूट्यूबर्स एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, लेवल जो है ना वो सारा ऊपर चला जाता है। तो वो मैंने आपके भी कंटेंट में देखा, जैसे आपने बहुत सारे नई नई चीज़ें, जब आपने मेरे ख्याल से अमेज़ॉन का या ई कॉमर्स साइट पे वीडियोस जो है काफ़ी पहले बनाने शुरू कर दिए थे। और दूसरा आपने जो वो फैक्ट्री विजिट का वीडियो, वो तो अहेड ऑफ टाइम था चाइना में। चाइना में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, फैक्ट्री विजिट में चाइना का एक ऐसा किस्सा है जो आज तक अंदर की बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरी फैमिली में पता है ये बात, ठीक है, और बताने जैसे था नहीं तो मैंने नहीं बताया। बट एनीवेज, ऊपर वाले ने साथ दिया, अपना काम हो गया। चाइना के अंदर जो फैक्ट्री विजिट, अगर आप मेरा वीडियो देखेगा, आई थिंक 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ है उसके ऊपर। रियलमी की फैक्ट्री टूर में मैं गया था। 1,70,00,000। हाँ, ऐसी कुछ है। मतलब वो मेरे चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस इवेंट में जाने से एक दिन पहले मैं रियलमी के इवेंट में गया था दिल्ली में। मुझे रियलमी का कोई एक बड़ा लेवल पे एक बंदा था, सीएमओ आई थिंक उस टाइम पे था, उसने मेरे पास बैठा, चाइनीज़ था। मुझे बोला, मुझे ना एक प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बोला क्या हो गया, क्योंकि सब डिसाइड हो गया था कि कौन कौन चाइना जा रहा है उस वक्त। नेक्स्ट वीक में उनका सबका टूर था, मैं भी साथ में था, मैं खुश था, मैं थोड़ा जोश में था उस वक्त, मेरा टाइम था। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या, तो उसने सर्टेन क्रिएटर का नाम लिया, जाने दो अभी मैं नाम नहीं लेता हूँ। बोला वो जो उस वक्त बहुत बड़े लेवल पे थे, तो बोला ये जो क्रिएटर है ना, ये नहीं चाहता कि आप चाइना हो। वो बोलता है कि ये आएगा ना तो मैं नहीं आऊँगा। तो बोले हम लोग थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज्ड है। मैंने बोला देखो, एज अ ब्रांड आपके पास ज़्यादा पावर है और आप उसको भी रखते हो, मुझे भी रखते हो, जो भी है। उसकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है ना, आइडेंटिटी हमारी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है कि आपको दोनों को लेके जाना है या सिर्फ उसको लेके जाना है या मुझे लेके जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं लेके तो आपको भी जाऊंगा, क्योंकि आपने हमारे साथ में काफ़ी सालों से प्रोडक्ट्स के वीडियोस बनाए हैं, तो हम आपसे बहुत खुश हैं, ऐसा करके उसने मुझे बोला। मैंने बोला ठीक है। तो हम लोग इवेंट में गए, चाइना के अंदर सब कुछ किया
और मैंने वो फैक्ट्री विजिट का वीडियो बनाया। आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ वो वीडियो वायरल हो गई। मुझे रियलमी की टीम से मैसेज आया, बोला कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपको लेके जाने के लिए, क्योंकि जिस वजह से जिस बंदे ने मना किया तो उस पर तो व्यूज ही नहीं आया। ये गेस करके बताना आप लोग कि किसकी बात कर रहे हैं रोहेश भाई। तो ये एक सीन था, मतलब मुझे आज भी याद है वो बात। मैंने कभी आज से पहले अपने 15-10 साल की करियर में ये चीज़ शेयर नहीं करी, आज आपके पॉडकास्ट में कर रहा हूँ मैं। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतनी डिफिकल्टीज फेस किया इस यूट्यूब के उस करियर में। मैं जब मुझे उस वक्त उस टाइम पे मैं 1 होता था तो वहाँ पर 3-3 लोग होते थे, 1 by 1 वर्सेस 3। हर चीज़ के लिए एक प्रोडक्ट आता था, लॉन्च होता था, तो इसके पास नहीं जाना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए। अच्छा, और मुझे ये किससे पता चलता था? ब्रांड की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं जो हूँ एक जेन्युइन क्रिएटर हूँ, मेरी ऑडियंस बहुत लॉयल है। उनको पता है कि ये बंदे को तो हमको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी बात ही अलग है, इसका भी ऑडियंस है, तो हम उधर भी देंगे तो हम इधर भी देंगे। तो वो ब्रांड लड़ती थी मुझसे, मेरे लिए। दे यूज्ड टू फाइट विद देम फॉर मी। सोचो, मैंने तो नहीं बोला था लड़ने के लिए, मैंने बोला तुमको देना है तो। मैं एज ए इंडिपेंडेंट क्रिएटर, आज भी देखो कुछ ब्रांड्स हमें प्रोडक्ट बेचती है, कुछ नहीं बेचती है। मैंने बीच में 3 प्रोडक्ट्स रिजेक्ट कर दिया। जस्टिफाई नहीं कर सकता भाई, क्या-क्या भर दिया उसमें, अभी वो 20-20 हज़ार में क्या-क्या दे रहा है, मैंने रिजेक्ट कर दिया साफ-साफ, है ना? तो उस वक़्त भी मेरा माइंडसेट यही था, मैंने ऐसा बेग नहीं किया क्योंकि मुझे एक क्रिएटर है अभिषेक भटनागर, गैजेट्स टू यूज़, आपके दिल्ली वाले ही है। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी यूट्यूब के करियर में, जब मैं बहुत भागता था ब्रांड्स के पीछे। उन्होंने बोला था कि रोहित, आप आपको ना एक बहुत बड़ी टिप देता हूँ, ब्रांड के पीछे मत भागो, आप अपना नाम बनाओ। जिस दिन ब्रांड आपके पीछे आएगी ना, उस दिन आप समझो आप निकल गए। हाँ, तो मैंने वही चीज़ को ध्यान में रखा। मैं आज भी उस वक़्त से आज तक मैं किसी भी ब्रांड के पीछे नहीं भागता, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना, वो मैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ। वो मुझे उस वजह से फ़ॉलो करती है। मैं चमचा नहीं हूँ ब्रांड का। मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। तो उस टाइम पर भी सारी ब्रांड्स को पता था, तो वो मुझे प्रोडक्ट भेज ही देती थी। उस वक़्त भी लोग मुझे दबाव डाला जाता था कि इसको प्रोडक्ट मत दो। तो चाइना विज़िट तो दूर की बात है। तो ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ में। तो अब कौन लोग दबा रहे थे वो नाम आप नहीं दोगे, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले 2-3 जो कम्युनिटी के लोग थे वो कौन थे? मुझे शर्मा जी ने बहुत सपोर्ट किया, और उस वक़्त ये मनोज और टेक्निकल दोस्त ये सब तो इतना वो नहीं थे उस लेवल पे। वो लोग दूसरे टाइप के वीडियोज़ बनाते थे। और टेक बार से, श्लोक से मेरी उतनी बातचीत उस वक़्त नहीं होती थी। तो बस 1-2 क्रिएटर्स ही थे ज़्यादातर, जिनको जैसे शर्मा जी वगैरह थे। शर्मा जी बोलते थे छोड़ो, जो आपके नसीब में वही होगा। कोई कितना भी नीचे दबा ले आपको, कुछ होने नहीं वाला है। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता था, अभी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता था बात, और मैं अकेला ही काम करता था। मैं दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करता था, एडिटिंग भी खुद करता था, शूट के लिए कैमरा भी खुद लगाता था। तब मेरे पास कोई बंदे नहीं थे। सिर्फ़ मेरा भाई था, वो भी 2019 में आया था। मैं तो 2015 से 4 साल अकेला ही काम किया। तो ऐसे कुछ सर्टेन क्रिएटर्स रहते थे जो आपकी हेल्प कर लेते। बाकी तो लफड़े बहुत होते थे। ब्रांड से सबसे बड़ा कम्युनिटी में, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाता है, सबसे बड़ा झगड़ा किसका हुआ है ब्रांड से कभी भी? मैं एज़ अ क्रिएटर अगर बोलूँ तो मैंने पोको के खिलाफ वीडियो बनाया था। वो क्योंकि मुझे इतने ईमेल्स आ गए थे, मुझे इतने डीएम्स आए थे, और मैंने देखा कि मदरबोर्ड डेड इश्यूज़ हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, तो मैंने भी बनाया था उसके ऊपर। ठीक है, वो वीडियो। और वो सर्टेन दूसरे भी क्रिएटर्स हैं, अभी जिनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो सबको पता है। जो लोगों को जिस पर्टिकुलर ब्रांड का ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सर के ऊपर पानी चला गया, तो वो वीडियो बना ही देते हैं। तो ऐसा है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। क्या हुआ था? आपने अगर नेगेटिव वीडियो बनाया, ब्रांड ने कुछ केस वेस का? नहीं, नहीं, नहीं। आज तक मेरे को सिर्फ़ विजय सेल्स के अलावा किसी ब्रांड ने लीगल नोटिस नहीं भेजा है। विजय सेल्स का वीडियो देखा मैंने आपका, वो उन्होंने नोटिस भेजा आपको? हाँ, मुझे भेजा है, मुझे ईमेल पे बहुत बड़ा लीगल नोटिस आया है। उन्होंने बोला कि मतलब बहुत सारी बातें, वो अभी वो उसकी बात करूँगा तो आपका पॉडकास्ट ही 1 घंटे का हो जाएगा और एक्स्ट्रा। मतलब उसमें खाली इतना था कि जो उनका प्रोडक्ट था ना, जो हमारे साथ हमने फेस किया था, हमको बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरे डैडी को खासकर, उन्होंने फ्रिज लिया था। पहले बहुत सारी भाग-दौड़ हुई, 1 डेढ़ महीने से भगा ही रहे बस, खाली परेशान हो गए। जैसे कि ये लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी, हम भी क्रिएटर्स, हमारे साथ भी होता है। तो फिर मैंने वीडियो बना दिया, हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है, पावर है, ऑडियंस है, तो हमने बना दिया। विजय सेल्स को बुरा लग गया। उन्होंने बोला वीडियो डिलीट करो, नहीं तो हम आपको लीगल नोटिस भेजेंगे, और लीगल नोटिस आया। और मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया था कि देखो मेरे को लीगल नोटिस भेज दिया, लेकिन अभी कुछ करते नहीं है। मैंने वेट किया, और अगर ज़्यादा परेशान करते या और भी अगर कॉल वॉल करवा देते लॉयर से, इससे तो फिर मैं एक और वीडियो बना देता। अभी ऐसे लीगल नोटिस, अभी एक और ब्रांड ने भेजा मेरे को लीगल नोटिस। भेजा नहीं है, बस ऑन द वे ही है, समझ लो। जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, वो बड़े नाराज़ हो गए। और अभी कमबैक भी किया उन्होंने।
बोला ये वीडियो डिलीट करो। तो ऐसे सारे हम क्रिएटर्स को आते रहते हैं लीगल नोटिस में, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, हम फेस कर लेते हैं, बस ऑडियंस से शेयर कर लेते हैं, उनसे थोड़ा हेल्प ले लेते तो अच्छा लगता है, बस ये चीज़ें। आपको लगता नहीं है कि ये थोड़ा इंडिया में ज़्यादा है? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव रिव्यू है तो अगर मैं बाहर के टेक यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता हूँ, टिपिकली वो बहुत बैलेंस व्यू देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा वीडियो स्पॉन्सर्ड है और कौन सा नहीं है, क्योंकि उसको जो बोलना है वो वही बोलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर किसी ब्रांड के बारे में नेगेटिव बोल दो तो कुछ अचानक ऐसी ब्रांड्स है ना जो बहुत सेंसिटिव है, इसी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ब्रांड है जिसने 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर उनके 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हमको पता चल जाता है पहले से, वो बता देते हैं हमारा ये पोर्टफोलियो, हमारे ये प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। मैं ना, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं चूज करता हूँ कि मेरे को किस पे वीडियो बनानी है, ये वाला फ़ोन हटाओ, ये वाला फ़ोन हटाओ, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। अभी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, 20,000 में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 एक चिपसेट आई है, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। 15,000 में डायमंड सिटी 6300 है, लोगों को पता है 15,000 में डायमंड सिटी 6300 नहीं, वो 10,000 के नीचे वाले फोन्स में आता है, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। और भी कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके फोन्स में ऐसी ऐसी चीजें जो मैं इतने पुराना क्रिएटर मैं जस्टिफाई ही नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्रिएटर हूँ ही नहीं कि मैं कुछ पैसों के लिए उस वीडियो से अपनी पूरी इज्जत गवा दूं। तो मुझे मैं साफ मना ही कर देता हूँ, मुझे करना ही नहीं है। तो ये जो पोर्टफोलियो आता है ना ब्रांड की तरफ से, मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूँ कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, मुझे दूसरे क्रिएटर्स का नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड आपको बोलता है कि नहीं, ये वाला अगर आप नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, आज तक नहीं हुआ। उनको पहले बोल देने का कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस वाले प्रोडक्ट से। रोहित भाई, जैसे मैं भी आपका चैनल बहुत बार देखता हूँ, मेरे को कुछ चाहिए रहता है तो आपको नहीं लगता कि पूरी कम्युनिटी में जैसे बहुत सारे क्या सारे ही टेक यूट्यूबर्स, जहां पर भी उनको लगता है कि यार ये सही नहीं है, वो वीडियो नहीं बनाते? अब एज ऑडियंस हम लोग गेस करते रहते हैं, अच्छा ये वाला वीडियो नहीं बनाया, इसका मतलब ये फोन जो है गड़बड़ है। हाँ, अभी हुआ है एक ब्रांड के साथ में, कमेंट आई जाते हैं रैंडमली कि वो ये है एक ब्रांड, उनके कमेंट्स रैंडमली हमारे वीडियो के नीचे आ जाते हैं, आपने इसका वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया, और दूसरे क्रिएटर्स के भी वीडियो के नीचे आ जाते हैं ऐसे कमेंट्स। अभी आपने एक नाम लिया, उसके कमेंट्स संचित भाई वाले वीडियो में भी आए हुए थे, इस वाले फोन का क्यों नहीं पूछा, ऐसा करके। तो पर ये आपको नहीं लगता कि खुल करके दोनों तरफ बोलना चाहिए टेक यूट्यूबर्स को, कि जब पूरी इतनी सारी ऑडियंस जो है वो सब देख रहे हैं, आप लोग उसे समझ रहे हैं कि कौन सा फोन अच्छा है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? देखो इंडिया जो है ना, बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और लोगों की हार्ड एंड मनी है, मिडिल क्लास लोग बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी बात सही है कि हमको फिर उस प्रोडक्ट को लाना चाहिए और उसके बारे में बताना भी चाहिए। अब बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग है, ओप्पो है, ये बहुत बड़ी ब्रांड है, इनके पोर्टफोलियोज बहुत बड़े हैं, इनके पास साल के 10-15 फ़ोन लॉन्च होते हैं। अभी एक प्रोडक्ट को अगर हम ला के बोल भी देंगे कि ये बुरा है, तो बाकी के प्रोडक्ट्स पे और इनको ब्रांड को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखते भी नहीं है, छोड़ना इस ये, और हमारे चैनल पर आया ही नहीं पहली बात, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बहुत कम लोग हैं जिनको पता चल जाएगा, इधर-उधर वीडियो देख लिया या थोड़ा बहुत ट्विटर पे एक्टिव रहा तो पता चल जाएगा कि हाँ, ये फ़ोन लॉन्च हुआ था। अब उसको लाके बताना भी एक नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है। तो मैं इसमें हाथ ही नहीं डालता हूँ, मैंने बोला छोड़ो भाई, दूर ही रहो, समझदार को इशारा काफ़ी है, जनता को पता है इसने क्यों नहीं किया है, प्रोडक्ट घटिया है इसीलिए भाग गया ये, तो मैं दूर ही रहता हूँ फिर। और जब जब ब्रांड्स सारे बहुत बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जब क्रिएटर्स को बहुत खर्चा करके बाहर लेकर के जाते हैं, इंडिया के भी बाहर लेकर जाते हैं, अभी उसमें ब्रांड आपके पास चॉइस होती है कि आप कुछ भी बोल सकते हो इवेंट में जा करके, लॉन्च पे। अगर आप देखोगे मैंने कितनी ब्रांड्स है ना, मेरे बहुत लफड़े हैं इंडिया में आज भी, अभी भी बहुत सारी ब्रांड्स की तरफ से हमें प्रेशराइज किया जाता है कि भाई आपको ना अच्छा ही बोलना है, पूरा पॉजिटिव रखना है। और मैं हूँ ऐसा कि मैं उनसे फेस करके लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं मेरे, और उसके बीच में कभी कभी एजेंसी से मेरे झगड़े हो जाते हैं, बहुत हार्श बातें हो जाती। मैं बोलता हूँ कि मैं ये सब चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं रिजेक्ट भी कर रहा हूँ ना प्रोडक्ट्स के, नहीं करना है। तो प्रेशराइज बहुत किया जाता है ये टेक कम्युनिटी में। अगर आपने जैसे कि अभी बोला ना कि फॉरेन क्रिएटर्स की वीडियोस देखते तो बैलेंस लगता है, यहाँ वाले के कुछ कुछ वीडियोस देखे तो बहुत पेड लगता है ना, अरे बोले इसने तो मस्का लगा दिया, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, वैसा नहीं करता हूँ मैं। तो मैं सर्टन ब्रांड्स के साथ में मैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अभी जिस लेवल पे हूँ ना, मैं उतना पावर रख सकता हूँ कि मैं ब्रांड को एजुकेट भी करता हूँ।
मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपका प्रोडक्ट अच्छा है, वो लोग बोले अच्छा है। मैं भी इतने ब्रांड से बात हुई थी, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने बोला आपका प्रोडक्ट अच्छा है, बोले हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है। मैंने बोला आपको ऐसा लगता है ये बिकेगा, तो बोले हाँ बिकेगा। मैं बोला बस ना, भी छोड़ दो ना हमारे ऊपर। अभी एक एक चीज उसमें से खोद के निकालेंगे कि ये पार्ट प्लीज मत बोलना, ये वाला पार्ट मत बोलना। बोला ये मुझसे नहीं होगा, जो है वो पब्लिक को बताना पड़ेगा, हाँ मैं छुपा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी LPDDR4X है और UFS 2.2 है। ये एक बेसिक चीज है जो आजकल ब्रांड्स भी ना 20-25 हज़ार के फोन में भी दे देती है। ये क्रिटिसाइज करने वाली बात है। हम वीडियो में बताते हैं और हम क्रिटिसाइज भी करते हैं कि LPDDR5X ब्रांड को देना चाहिए। तो हमारी वीडियो से ऑडियंस को भी पता चलता है, फिर वो वहाँ डिसीजन ले लेते हैं कि ये लेना है कि नहीं लेना है। और ऑडियंस भी हमारे, और अब ब्रांड भी हमारी वीडियो देखती है, तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनको भी चला जाता है। पर्सनली तो दे देते हम, लेकिन वीडियो में भी देते हैं। तो ब्रांड को ऐसा कि यार हाँ इसने ऐसा बोला, मतलब अगले वीडियो में हम लोग अगले फोन में शायद इसको अपग्रेड कर देंगे। ये मैंने मोटोरोला के बारे में बहुत तारीफ सुनी है इस कम्युनिटी में कि कुछ भी फीडबैक होता है अगले फोन में जो है उसको सही करके। देखो 2 ब्रांड ऐसी है जिसने मेरे नाक में दम कर दिया है, इतना परेशान करके रखा है मेरे को, इतना परेशान करके रखा है कि मैंने तो लास्ट में डिसाइड ही कर दिया था कि अब इनके साथ काम ही नहीं करना है मेरे को, कितना भी पैसा हो कुछ भी हो। और दूसरा कैसा है कि देखो हम जो पैसे वैसे भी जो है, अभी आपका भी जॉब होगा, आप ये सब करते हो, आपकी भी अर्निंग है, ये जो भाई बैठे इनकी भी अर्निंग है ना, ये काम करते इनकी अर्निंग है, हमारी ये हमारी अर्निंग है। हमने मेहनत करके इस चीज़ को बनाया है। तो ब्रांड की जो स्पॉन्सरशिप आती है ना, इसी से हमारा घर चलता हाँ है ना। लेकिन इसमें भी हम लोग कैसा ना, एकदम ना बेईमानी वाला काम नहीं करते, एकदम ईमानदारी से भी कर। मैं मेरा चैनल पे बहुत सारे लोगों को पता है मैं किस तरीके से, मेरे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है ब्रांड्स के साथ। मैंने ग्रीन लाइन पे वीडियो बनाया, मैंने इस पे वीडियो बनाया, ट्विटर पे टैग किया हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से भी वीडियो बनाते हैं। खाली ऐसा नहीं कि ब्रांड ने जो बोला अच्छा अच्छा वही बोलना पड़ता है। इसी वजह से मैं ब्रांड को बोलता हूँ कि देखो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकने वाला है ना, तो तुमको कॉन्फिडेंस है ना, तो बस छोड़ दो। एक एक चीज पकड़ोगे ना तो लोग फिर बोलेंगे यार ये क्या कर रहा है, तो उसके बारे में भी नहीं बोला, उसके बारे में भी नहीं बोला, तो ये प्रॉब्लम होती है। और तो मोटोरोला एक ऐसी ब्रांड है, आपने सही बोला कि अगर उनको कुछ भी फीडबैक देते ना तो वो काम करते हैं। अभी उनका एक नया फोन मोटो G86 पावर आया है, तो मैं जब उनकी मीटिंग में बैठा था तो मेरे को थोड़ा डर लगा। मैं बोला यार इसमें फिर से वही कर्व डिस्प्ले ना दे दे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले वही बोला, रोज भाई इसमें कर्व डिस्प्ले नहीं है, इसमें फ्लैट है। मैंने बोला चलो, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले लोगों को अच्छा लगता है ना। मैंने बोला चलो अच्छा काम कर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने ये चीज़ बताई और उन्होंने बोला भी, कमेंट्स दिखाए सारे, देखो ये कितने फीडबैक आए हमें। तो हमने बोला अब इस बार फ्लैट ही करते हैं। तो बहुत सारी ब्रांड्स है, ओप्पो भी अच्छा है इस बात में। ओप्पो के साथ मेरी मीटिंग हुई तो उन्होंने मेरे से 1 घंटा बात किया। और क्या बात किया आपको पता है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताई, बताओ ना क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अच्छा कर सकते हैं, पब्लिक को अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओप्पो वालों ने ये सारा फीडबैक लिया है एक्चुअली प्रोडक्ट लेवल पे। मुझे अच्छा लगता है कि वो हम लोगों को कुछ समझते हैं। वरना तो क्या है ना, देखो रणवीर सिंह है, शाहरुख खान है, वो हाय हेलो करके आएंगे, डांस वांस करेंगे, प्रोडक्ट दिखा देंगे, आगे पीछे क्या है कुछ पता नहीं, बस कर दिए और चले गए। तो फिर मैं बोला उनको ही हायर कर लो, हमारी जरूरत क्या है। हमारे वीडियोस लोग क्यों देखते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, हम इन डेप्थ में बात करते हैं, हम चीज़ें खोल खोल के बताते हैं, हमें उस चीज़ का नॉलेज है ना, तो लोग हमें सीरियस होकर देखते हैं। तो मैंने बहुत सारी ब्रांड को एजुकेट किया, उसमें से कुछ ब्रांड्स समझ गई है, कुछ ब्रांड्स आज भी ऐसी कि मेरे को इतना परेशान करी कि मैं उनके साथ भी बहुत कम ताल्लुक रखता हूँ, ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता हूँ। ये इतना टेक यूट्यूबर्स की एक ऐसी कम्युनिटी है कि कुछ कुछ लोग हर 2-3 साल में बिल्कुल उनका चैनल डेड हो जाता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या अलग है इस कम्युनिटी में कि हर 2-3 साल में चेहरे जो हैं कुछ कांस्टेंट बने रहेंगे, लेकिन कुछ आएंगे जाएंगे ये लगा रहता है। मैंने देखा हो, ऐसा बहुत देखा हो। और बहुत सारे स्पेसेस नहीं है यूट्यूब में कि जहाँ पर ये आना जाना लगा रहता है। डेड नहीं होते ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में चैनल, पर टेक कम्युनिटी में हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए मेरे साथ के जो क्रिएटर्स थे ना, जैसे कि शर्मा जी है और धनंजय भोसले है, एक और क्रिएटर था ऑल अबाउट टेक्नोलॉजीज, अपने इंटेलेक्ट डाइजेस्ट, आई ज्ञान, बहुत सारे क्रिएटर्स अब उनके चैनल डेड हो गए, वो कुछ करते ही नहीं है उनके चैनल के ऊपर। शर्मा जी का तो रिवाइव हुआ है, बट वो मतलब मेरे हिसाब से कि ऑडियंस ने एक बार आप पे ट्रस्ट छोड़ दिया, या मतलब बोल रहे कि भाई ये शर्मा जी से इतना उम्मीद है हमको, शर्मा जी ने तो वीडियो डालना बंद कर दी है, तो फिर वो चले जाती है। उनको आपसे कुछ चाहिए होता है और वो आप नहीं दे पा रहे, तो फिर आपका सारा मसाला दूसरा जब दे रहा है ना। एक अभी रणवीर कपूर आ गया, जो मसाला लोगों को पहले किसी स्टार में मिलता होगा, अभी रणबीर कपूर दे रहा, तो लोगों को अरे रणबीर कपूर है ना, इसको देखेंगे ना, एक बात है। तो ये चीज़ खत्म नहीं होती है, नए नए लोग आ रहे हैं और वो अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, तो लोग स्विच कर लेते हैं। तो मेरे साथ मुझे नहीं पता कि ये वजह क्या है डेड होने की, मैं तो उस वक्त से ही हूँ। और मेरा एक मानना ये है कि कंसिस्टेंसी जो होती है ना, मैंने वो बना के रखा था।
थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो जाती थी बीच-बीच में, तो दिखने में भी आ जाते थे कि भाई हाँ, ये बंदा है और थोड़ा कंसिस्टेंसी भी हो बना के रखो तो आई थिंक। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ, देखिए ऊपर वाला जिसको आगे बढ़ाना चाहेगा वो बढ़ेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, मैंने ऐसे-ऐसे क्रिएटर्स देखा हो, मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ जितना वो लोग करते हैं। और उनका मुझे मैसेज आता है, रोहित भाई, आज के अभी के नए क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं, आई थिंक गीक अभिषेक है, एंड्रो वाइड है, अच्छे काम करते हैं बहुत। एचएफवी अनबॉक्स है, ये भी बंदे की वीडियोस देखना, बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। एक टेक हूप करके है, साकिब नियाजी, हो उसका भी देखना। ये सारे बंदे अच्छे हैं। तो मुझे मैसेज आते हैं कि भाई इतना सब कुछ कर रहे हैं, चैनल में ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर मैं खुद स्पीचलेस हो जाता हूँ, मेरे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब उनके चैनल पे तो यार इतने अच्छे-अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, हाँ, कैसा बना रहे हैं और प्रोडक्शन कितना अच्छा उनका। हमारा भी इतना प्रोडक्शन नहीं होता, वो लोग इतना मेहनत करते हैं। समझ नहीं आता ये मिस्ट्री है एक, समझ नहीं आता है कि लोगों को ग्रोथ नहीं है। एक नसीब की बात है, ऊपर वाला जिसको आगे लेके जाता है वो चले जाता है, जो नहीं जा सकता वो नहीं जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि कई बारी कंट्रोवर्सी मैन्युफैक्चर भी करी जाती है स्पेस में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब ब्रांड की तरफ से आप बोल रहे हैं? नहीं, क्रिएटर्स में जो बहुत बार एज ऑडियंस हम जो झगड़े देखते हैं, कई बार आपको लगता है कि वो सोचा समझा हुआ होता है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या होता है ना कि कुछ बहुत टाइम से मामला शांत होता है और फिर कुछ स्पाइस अप वाली, जैसे अनारक वाले बेचारे टेक बर्नर का आ गया, तो फिर बहुत सारे क्रिएटर्स टूट पड़े। अरे बोले मौका अच्छा है हाथ सेकने का, है ना? तो वैसा होता है, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि 2-3 लोगों ने मिलके डिसाइड कर लिया कि अभी इसकी बजाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो आज तक ऐसा फेस नहीं किया कभी, ना मैंने ऐसा किसी के साथ किया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे अजीब टर्म्स किसी ब्रांड के तरफ से क्या देखे आपने इतने सालों में, कि आपको लगा हो यार कोई ब्रांड ये कैसे अग्रीमेंट में डाल सकता है या बोल सकता है? देखिए, जो टर्म्स एक जो बहुत कॉमन है, वो एक ब्रांड की तरफ से नहीं है, वो सारी ब्रांड की तरफ से है। वो ये रहता है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। लोगों को पता है इस बारे में, अगर मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं तो उनको पता है। मतलब कैसा है ना, अभी ये कप है ना, तो इसको मैं बोलेगा इसमें ये कप है, वो क्या बोलेगा, ये कप नहीं ये कबूतर है, उसको कबूतर बोलो। मैंने बोला भाई ये कप है तो मैं कबूतर कैसे बोलूँगा, एक बात है। तो ये एक अजीब-अजीब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में रहती है और कॉन्ट्रैक्ट ऐसे न कोई साइन-वाइन नहीं होता हमारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो बस प्रोडक्ट भेज देते हैं और एनडीए जिसको बोलते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट वगैरह जो होता है, और एम्बार्गोस होता है, मतलब 15 तारीख को 12 बजे सबके वीडियोस जाना है एक साथ, तो वो उस टाइम पे जाएगा। वो सब चीज़ें हमको फॉलो करनी पड़ती है। हम प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ऐसे जानबूझ के धोखाधड़ी करके ऐसा काम नहीं करते। तो उसमें एक चीज़ ऐसी लिखी रहती है कि द टोनैलिटी ऑफ द वीडियो शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, इस पे ना मैंने इतना फाइट किया हो, ये 2-3 ब्रांड्स जो बहुत मशहूर है, आज इंडिया में टॉप पे चल रही है, उनके शीट में लिखा रहता है टोनैलिटी ऑफ द वीडियो शुड बी पॉजिटिव। मैं इतना लड़ा इनसे, इतनी मैंने बोला मैंने ये होना ही नहीं चाहिए ये क्रिएटर्स के लिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं मेरे वजह से हुआ है किसकी वजह से हुआ, बट वो अब जो शीट आती है ना इंडिया में, उसमें कहीं पर भी नहीं रहता है ये। अच्छा। हाँ, अब नहीं रहता है, अब होता ही नहीं है। यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सैमसंग जो ब्रांड है, मैं सैमसंग के प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एक टाइम था सैमसंग का जो बहुत सेंसिटिव रहती थी। आज जो सैमसंग है ना, कोई परवाह नहीं। मतलब आप उनके साथ का मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके ऊपर वीडियो बना रहे हो, वो कुछ बोलते ही नहीं है। आपने ये क्यों बोला? आपने वो क्यों बोला? उनको उनको कॉन्फिडेंस है, सैमसंग है वो, जैसे कि एप्पल है। उनको पता है कि हमारे प्रोडक्ट बिकने ही है, ब्रांड है, अंकल-आंटी, चाचा-चाची सब सैमसंग ही लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये। हमने हो सकता है कि कहीं न कहीं ब्रांड को एजुकेट किया इस मामले में। एक पिक्सेल का बहुत नाम आता है, पिक्सेल के साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, पिक्सेल जो है ना, मतलब गूगल पिक्सेल ऑब्वियसली अच्छा है, मतलब इनकी हमें जो प्रोडक्ट पिक्सेल के आते हैं ना, वो डायरेक्ट गूगल की तरफ से नहीं आते। बीच में एजेंसी रहती है, वो सारे प्रोडक्ट्स शेयर करती है। तो इनके साथ में सही एक्सपीरियंस है, मतलब इनके फ़ोन्स अच्छे बुरे भी आते हैं, मिक्स आते हैं, डिपेंड करता है वो भी। तो जैसा होता है वैसे ही हम बताते हैं, मतलब पिक्सेल के साथ इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। और पिक्सेल का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे, मुझे याद नहीं पिक्सेल 6 ए है या 7 है, पता नहीं। मैंने खूब सारी नेगेटिव बातें करी उसमें। उनके सीपीयू थ्रॉटल के बारे में, बहुत रेड जा रहा है, थ्रॉटलिंग हो रहा है, फ़ोन गरम हो रहा है। टेंसर की चिपसेट दिया है और वो सैमसंग के ऊपर बेस्ड है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि टेंसर जी5 जो आएगा ना, वो उसका आर्किटेक्चर टीएसएमसी का है, जो टीएसएमसी थोड़ा अच्छा है। तो हम लोग बहुत बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पिक्सेल वालों को बुरा लगा हो या गूगल को बुरा लगा हो और उन्होंने हमें प्रोडक्ट भेजना बंद कर दिया हो, ऐसा कभी भी नहीं है। अभी आई थिंक पिक्सेल 9 प्रो, एक्सेल, ये वो सारे प्रोडक्ट्स इतने बड़े-बड़े बॉक्स में हमें आते हैं। हम सोचते हैं यार हम तो इतना बुरा बोलते हैं और फिर भी हमें ये भेज देते हैं। एक बात है,
हम भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, अच्छा लगता है। मतलब मेरे हिसाब से हम एज अ क्रिएटर ना, हमने सिर्फ इस इंडस्ट्री में जब आए हैं ना, तो हमने ब्रांड को भी बहुत समझाया और सिखाया है कि कैसे काम किया जाता है, क्योंकि हम हमारी ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्टेड है उनसे। वो जो है ना, उनके पास पैसा है, मार्केटिंग है, उनको नॉलेज नहीं है। ऑडियंस कनेक्ट जो है, हाँ, उनको ये नहीं पता कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, उनको बस एक चीज़ बताई जाती है कि अच्छा बोलो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं होता है, हमको हम पे छोड़ दो, हम सब कर देंगे। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस फील्ड में आने के बाद ना हमने काफ़ी सारे ब्रांड की आंखें खोली है। तो आज बहुत सारी ब्रांड्स है, ओप्पो है, सैमसंग है, एक और ब्रांड है, मोटोरोला है, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, भाई भूत बोलते ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है मुझे इन लोगों के साथ काम करने में। मैंने तो सुना है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि एक लाइन का रिव्यू करेंगे वीडियो के, और जब रिव्यू खत्म होगा और उनके हिसाब से वीडियो है तो ही अपलोड करने देंगे। ऐसा भी रहता है क्या? मतलब मैं वही बोला ना, जो कुछ ब्रांड सेंसिटिव होती है ना बहुत ज़्यादा, ये वही सारे ब्रांड्स करती है। इनसे मेरे इसीलिए लफड़े होते हैं कि पहले तो वो पूरी स्क्रिप्ट मांगते हैं, पूरी स्क्रिप्ट मांगते हैं। और मैं एक ऐसा कि और मेरे साथ और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, खाली मैं नहीं हूँ। मतलब हम ऐसे सर्टेन क्रिएटर्स हैं ना, जो स्क्रिप्ट पे काम नहीं करते, जो दिल में आता है बोलते हैं। हमारा स्टाइल ही वही है, आइडेंटिटी ही वही, लोग हमें उसी लिए पसंद करते हैं। अभी स्क्रिप्ट देख के बोलूंगा ना, तो वो वीडियो मेरे से बनता ही नहीं, पसीने निकलते हैं। तो वो स्क्रिप्ट मांगती है कुछ ब्रांड, मैंने बोला नहीं होगा भाई, आई एम सॉरी, हमसे नहीं होगा। आपको अगर चाहिए तो भेजो, नहीं चाहिए तो मत भेजो, हम खरीद लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसा है। ये जो अब सारे नए जनरेशन के जो प्रोडक्ट्स अचानक से आने लग गए हैं, जैसे VR हेडसेट्स आ गए, आपके चश्मों में इंटीग्रेटेड स्क्रीन्स आ गए हैं, आपके गेमिंग के डिवाइसेस इतने एडवांस हुए। गेमिंग डिवाइसेस अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया है, कि लैपटॉप से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, मतलब VR हेडसेट, इन ईच ऑफ द कैटेगरीज गेमिंग के लिए एक अलग सेगमेंट कट गया। तो इतने सारे नए जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ टेक यूट्यूबर्स उतने ज़्यादा टेक सैवी नहीं है न्यूअर प्रोडक्ट्स के लिए? उसके लिए हमें क्या होता है ना, हमें उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। मैं अपनी बात बोलूँ, साफ बताता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं जब यूट्यूब में आया था ना, मुझे टेक का इतना नॉलेज नहीं था। मैं टेक यूट्यूबर हूँ। आप सोच रहे यार ये कैसी बात कर रहा है, तो बात करने जैसी है ही नहीं, ये कैसा बोल रहा है। देखिए, मैं ये बात पहले भी अपनी ऑडियंस को बताया था। मैं ना, मेरे पास कोई सर्टेन डिग्री नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, और मैं जब एडिटिंग भी करता था, मैं फिल्मोरा में करता था। आज भी मुझे पता है। और आज भी मैं कभी कुछ इमरजेंसी आती है, जब मेरे ऑफिस में कोई लोग नहीं आते, कुछ हो जाता है, इमरजेंसी में वीडियो डालनी होती है और 2 घंटे में वो वीडियो अपलोड करनी होती है, जबकि प्रीमियर में और इसमें उसमें तो 1-2 दिन लग जाते हैं। तो आज भी मैं फिल्मोरा का इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे पास ना टेक की ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने सीखा। मैं उस वक़्त बहुत रिसर्च करता था, कैमरे सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन सीखने से ही सीखता है ना आदमी। अगर आप कोर्स भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सिखाएँगे ना आपको, लेकिन मैंने कहीं गया नहीं, मैं पर्सनली बैठ के सीखा। कैमरे में क्या होता है, सेंसर्स कैसे होते हैं, बैटरीज़ में क्या होता है, सिलिकॉन टेक क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। इसी तरीके से जो भी नए प्रोडक्ट्स आप जो बोल रहे हैं, मार्केट में जब आते हैं ना, तो इस पे हमें रिसर्च करनी पड़ती है। हम बैठ के ना, आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं ना, घर में जो हम जाते हैं ना ऑफ़िस से, तो ऐसे जाके बैठ जाते हैं। नहीं, हमारे हाथ में पूरा दिन मोबाइल रहता है, मेरे हाथ में ख़ास करके। उसमें थोड़ा बहुत काम कर लिए, खा पी लिए, बैठ के थोड़ा फैमिली को टाइम देते और फिर उसके अंदर नए-नए प्रोडक्ट्स, टेक न्यूज़ में आगे क्या देना है, कौन-सी ब्रांड क्या कर रही है, कौन-सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी सब लिस्ट बनाना पड़ता है। तो इसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और ब्रांड भी ट्रेनिंग देते हैं कई बार। हाँ, उनका जो ब्रीफिंग होता है, एक कॉल होता है, उनका ब्रीफिंग होता है। जब उनका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, तो वो उसके बारे में हमें 1-1, 2-2 घंटे तक मीटिंग में बैठनी पड़ती है, समझना पड़ता है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं समझूँगा, तो मैं अपनी ऑडियंस को प्रॉपर समझा पाऊँगा। मुझे ही नॉलेज नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो पब्लिक को क्या मिलेगा फिर? तो ये होता है। सो अगर जैसे आपका फेवरेट, अगर मैं पूछूं कि 10,000 के नीचे का अगर आपको फ़ोन लेना है, तो आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है? मुझे ना इन्फिनिक्स हॉट 60 5G प्लस एक आया है फ़ोन। मुझे इन्फिनिक्स के जो अभी इन्फिनिक्स एक ऐसी ब्रांड है जो उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट्स करी है। एक टाइम था इन्फिनिक्स के बारे में जब लोग बोलते अरे छोड़ना इन्फिनिक्स क्या है। आज उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मुझे अफ़सोस होता है कि अपनी इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स, लावा, इनको भी कुछ करना चाहिए। हाँ, अगर लावा अच्छा कर रहा है, इतना सबको पता है, माइक्रोमैक्स नहीं कर रहा है, तो मुझे अफ़सोस होता है कि अपनी इंडियन ब्रांड क्यों कुछ नहीं कर रही है। इस प्राइस रेंज में टेक्नो है, इन्फिनिक्स है और लावा भी है। ये सारी ब्रांड्स अच्छा करती है। तो लावा का स्टॉर्म प्ले लाइट एक फ़ोन है, इन्फिनिक्स का नोट 50X है, हॉट 60 5G प्लस है और रियलमी, रेडमी है, बट वो उनके फ़ोन्स थोड़े अभी पुराने हैं, अभी नए लॉन्चेस उनका होना बाकी है। मुझे लगता है ये 2-3 ऐसे फ़ोन्स हैं जो आई थिंक मैं कुछ मिस भी कर दिया रहेगा, पता नहीं मेरे को। इतने फ़ोन्स लॉन्च होते हैं कि हमको भी नहीं पता क्या चल रहा है।
तो रुवेश भाई एक बात बताओ, एक इस इंडस्ट्री का और एक इशू है जो कि सिर्फ टेक यूट्यूबर्स नहीं, वाइडर एज कंज्यूमर सबको इम्पैक्ट करता है। एक तो यार फ़ोन जो है वो रिपेयर नहीं होते। आप कोई भी फ़ोन लो, उसको पीछे से खोल करके रिपेयर, एक वो याद है नोकिया का फ़ोन होता था, ऐसे करके जो है बैटरी डालो और वो खोल करके कुछ भी कर लो, उसमें कीपैड भी साफ कर सकते थे खोल के, फ्रीडम था। अभी क्या है कि इस तरह से फ़ोन सील करा जाता है कि वो खुले तो टूट ही जाए, तो या आपको जो है सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वारंटी वर्डेड है। HMD एक ब्रांड है जिन्होंने अपना, उनको पता था ना कि अभी सब जा रहे हैं जितने क्योंकि वो उसका रूट्स नोकिया वाला है ना, HMD है ना, उसका रूट्स नोकिया वाला है। तो उन्होंने अभी बीच में एक फ़ोन लॉन्च किया था, राइट टू रिपेयर करके, उन्होंने साथ में उसके एक सर्विस दिया था, स्क्रू ड्राइवर ये वो सब कुछ। आप अपने फ़ोन को खुद खोल के उसके चीज़ें अगर आपको चेंज करना है या करना तो वो कर सकते हैं। तो मुझे याद नहीं कौन सा, मैंने भी उसके बारे में वीडियो बनाया था आई थिंक, ऐसे कुछ था। तो उन्होंने ऐसा किया, तो मेरे हिसाब से आप सही बोल रहे हैं कि आज के जो फ़ोन्स है वो रिपेयरिंग में बहुत इश्यूज़ है, तो ब्रांड को फ्यूचर में ऐसा कुछ करना चाहिए, बैक पैनल ओपन करके। लेकिन अभी आई थिंक सो IP रेटिंग्स वगैरह भी बहुत बढ़ गई है, IP68, IP69 में भी हो सकता है बैक पैनल खोल दिया और पानी चला गया। पहले इतना ध्यान नहीं देते थे, हो सकता है अभी ये चीज़ कंसर्न है लोगों को। अब आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है जो कि ऑडियंस मांग ही नहीं रही है? वो कह रही है यार हमें फ़ोन की बैटरी 6 महीने बाद बदलनी होती है, पानी में थोड़ी ना रोज़ फ़ोन गिर रहा है मेरा। बराबर। नहीं, ये होना चाहिए, एक कुछ अलग करना चाहिए सारी ब्रांड्स को। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको क्या लगता है, ये लोगों की नीड है? आपको ऐसा लगता है लोगों को चाहिए ये? मुझे तो यार ऐसा लगता है कि इंडिया जैसे कंट्री में बिल्कुल चाहिए ये, क्योंकि हर रोज़ 1,30,00,000 फ़ोन जो हैं वो डिस्पोज़ होते हैं। डिस्पोज़ मतलब कि जो फ़िक जाते हैं। ऐसा मैंने यूज़ कर लिया, मैंने सेकंड हैंड किसी को बेच दिया, उसने सेकंड हैंड बेच दिया, उसका जब वो ख़त्म हो गया, वो 1,30,00,000 फ़ोन रोज़ के हैं। अभी सोचो रुवेश भाई, उसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी पड़ी हुई है, जो उसमें नॉन डिस्पोजेबल पार्ट्स हैं जो डिकम्पोज भी नहीं होंगे, वो सारे लैंडफिल्स में पड़े हुए हैं। अभी वो इतना सारा ई वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और ये बहुत सारा ई वेस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लाया जाता है, तो एक एनवायरनमेंट का भी इम्पैक्ट है उसके अंदर। फिर एक एक चलो कोई बोलेगा यार एनवायरनमेंट का मैं इतना क्या सोचूं एक फ़ोन के अंदर, पर पर्सनल लेवल पे हमारा भी एक तरह से सब्सक्रिप्शन मॉडल बन गया फ़ोन का कि हर साल, 1.5 साल, 2 साल में जो है करना ही पड़ेगा। और ब्रांड्स के भी इसमें चालबाजी बहुत है। अब जैसे कि कोई फ़ोन लॉन्च कर रही है ना, अभी सब कुछ फ्रीडम लोगों को दे देगा ना, तो वो हर चीज़ खुद कर लेगा, वो स्विच ही नहीं करेगा। अभी एग्जांपल आप जैसे बोल रहे हैं कि पैनल ओपन करके बैटरी-वैटरी डाल के, ऐसा होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ होना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसा होगा ना, वो नए फ़ोन पे स्विच कैसे करेगा जब उसकी बैटरी बार-बार रिप्लेस करके यूज़ करता जा रहा हो? एक पॉलिसी है ब्रांड की भी। अब वो कैसा है कि आप देखो बहुत सारी ब्रांड्स है ना इंडिया में, पहले तो 1-1 साल में लॉन्च करती थी, 2-2 साल में होता था। अब तो 6-6 महीने में नए फ़ोन लॉन्च कर रही है। सक्सेसर, हाँ, मतलब एक नंबर 5 आया तो नंबर 6 आ गया उसके आगे, 6 महीने में ही, 6 महीने में। तो उनका ऐसा मानना होगा, और ये पॉलिसी सारी ब्रांड्स करती है, एक तरीके की चालबाज़ी भी बोल सकते हैं। वो क्या करती है कि अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट करा तो हैंग हो गया, है ना? ये एप्पल के ऊपर बीच में बहुत ऐसे लफड़े आए थे। एप्पल वालों ने ऐसे पुराने फ़ोन्स को पूरा स्लो कर दिया था अपडेट से, फिर लोगों को मजबूरन नए प्रोडक्ट्स लेना पड़ा। तो आई थिंक ये ब्रांड का इसमें बहुत बड़ा गेम हो सकता है, क्योंकि अगर सबको फ्रीडम दे देगा, जैसे कि HMD वालों ने राइट टू रिपेयर दे दिया, ये सर्विस अगर देखो खाली HMD ने ला, अगर ये लोग ला सकते थे, सब ब्रांड कर सकती थी। तो सब कुछ आपके हाथ में आएगा तो फिर आप तो बोलेंगे ना, अरे मज़ा आ रहा है यार, 5 साल तक आप पलट के नहीं देखूँगा। और ब्रांड चाहती नहीं कि आप 5 साल तक पलट के नहीं देखिए, वो चाहती है कि आप 1-2 साल में पलटो और देखो हमारे और भी फ़ोन्स आ रहे हैं। अपग्रेड करो ना, अपग्रेड करो ना। जैसे कि अपने एप्पल वाले, मेरा भाई भी आईफ़ोन यूज़ करता है, तो उसको हर साल अपग्रेड पे उसका एक लग गया थप्पा, अपग्रेड करना ही करना है। और अपग्रेड का मतलब है पुराना फ़ोन आपका 25-30 हज़ार का बिकेगा, नया 80 का आएगा, तो 50,000 रुपए, यानी कि वो 4,000 रुपए पर मंथ फ़ोन यूजेज का उसका बिल बन गया। बराबर, वो तो है ही। तो ये एक मेरे ख्याल से गेम हो सकता है। एप्पल की जैसे आपने बात कही रुवेश भाई, एप्पल के अंदर ना बहुत लोगों को ये दिक्कत है कि हर साल जैसे आपके भाई जो हैं वो फ़ोन खरीदते हैं, लेकिन हर साल के फ़ोन में नया कुछ इनोवेशन उस तरह से नहीं आ रहा। अभी फोल्ड आया, अब ट्राई फोल्ड फ़ोन आ रहे हैं, वो चल रहे हैं। एप्पल में उस तरह का प्रोग्रेस नहीं दिखा, और रिफ्रेश रेट भी मतलब बेस्ट इन क्लास जो एप्पल डिस्प्ले के लिए जाना चाहता था हमेशा, तो अभी एप्पल के लिए
टेक यूट्यूबर्स कैसे देखते हैं एप्पल को, और एप्पल के साथ डील कैसे होता है आपका? देखिए मेरे साथ एप्पल से कोई डील नहीं होता है अभी। सर्टेन एप्पल कैसा है ना, एप्पल को मतलब वो बाप है, ऐसा बनता है वो। उसको किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, उसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बेसिकली उसको पता है कि उसका इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है, हाँ, बहुत मजबूत है। उसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है। राइट। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, अगर आप देखोगे ना जिसके पास भी आईफोन है उसको मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, उसको बोलना फ्रंट कैमरे से सेल्फी लेके दिखा, वो लेगा ही नहीं। वो बाथरूम में जाएगा, मिरर में जाएगा, बैक कैमरे से सेल्फी लेता है तो वो लोगो दिखता है एप्पल का। तो वो एक स्टेटस होता है, आदमी स्टेटस। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ऐसा मुझे पता नहीं, बट 70% से ज्यादा लोगों को आईफोन ना स्टेटस के लिए चाहिए होता है। और क्योंकि क्योंकि इस ब्रांड से इतनी उम्मीद है इसलिए लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन ये मैं भी मानता हूँ, अगर आपके पास आईफोन है, आप एयरपॉड्स भी एप्पल के यूज करोगे, आपके पास मैक भी होगा, और मेरे मेरे ख्याल से मैक जो उन्होंने बनाया है वो अनपैरेलल्ड है। वो एक्सपीरियंस आपको कोई और लैपटॉप दे ही नहीं सकता है। एंड जितना भी गैजेट्स का एप्पल वॉच मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ स्मार्ट वॉचेस यूज़ करता हूँ, एप्पल वॉच का जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट इन क्लास है। ऑफ कोर्स में एक्सपेंसिव रहता है लेकिन वो चीज़ भी देता है, वो मानते हैं। लेकिन हाँ, देखो अगर मैं सीधा सीधा बताऊँ तो ये पूरा कल्ट है। मतलब बेसिकली एप्पल अपने प्रोडक्ट एक बार आपने छू लिया तो आपको लगेगा मैं तो लग्जरी में एंटर कर लिया है ना। लुइस विटॉन, गुच्ची में अगर आप चले गए तो लोकल शॉप से तो आप पर्स लेगी नहीं, अरे नहीं यार मेरे हाथ में तो ये लेवल की पर्स आ गई। तो एप्पल का एक यही गेम प्लान है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेरा भाई भी है, उसको इतना कुछ नॉलेज नहीं है उसके फ़ोन में क्या चल रहा है, तो वो क्या करता है, उस पे ध्यान नहीं देता है। वो जैसे नया फ़ोन आता है ना वो स्विच कर लेता है, उसको फ़र्क ही नहीं है कि क्या आ रहा है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट अगर नहीं भी आई एक बात है, तो उसको कोई मतलब नहीं है। ये सब फ़र्क किसको होता है, जिसको टेक की नॉलेज होती है। और कुछ सर्टेन जो लोग होते हैं जिनको हमने भी एजुकेट करके रखा है कि ये होना चाहिए, एप्पल को देना चाहिए, तो वो भी हमारे जैसा बोलते हैं हाँ ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो सर्टेन लोग हैं जो डिमांडिंग है। क्यों? अभी मैं एज़ अ क्रिएटर बोलूँ, मैं सिर्फ़ पता नहीं, मैं इकलौता ऐसा क्रिएटर हूँ जो शायद एंड्रॉयड यूज़ करता है, सैमसंग। मेजॉरिटी ऑफ द टेक क्रिएटर्स हमें पता है आईफ़ोन्स यूज़ करते हैं, तो उनका क्या वजह है मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे इसमें जो मज़ा है ना, मुझे जो उसमें फ्रीडम मिलता है, वो एकदम लोकल चीज़, आपको बोलते हैं ना तो आमची लोकल, वैसा लोकल चीज़ इसमें जो मुझे जो मज़ा आती है ना वो आईफ़ोन में नहीं आ पाती है। वो सर्टेन मुझे लगता है कि मेरे हाथ बंधे रहेंगे अगर मैं इधर से उधर स्विच करा तो। बहुत सारे फीचर्स के लिए मुझे फिर तकलीफ होगी, क्योंकि आज भी मेरा भाई है ना, सर्टेन चीज़ों के लिए मेरे पास आता है, यार ये हो जाएगा क्या मेरे पास? सॉरी भाई सॉरी, तेरे में नहीं होएगा, मेरे में हो जाता है। तो ऐसा है। तो आई थिंक लोग जो अपग्रेड कर रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको पता है कि एंड्रॉयड में जो मसाला मिल रहा है वो आईफोन में नहीं मिलने वाला है। और एंड्रॉयड सस्ते भी होते हैं ना, 15 20 25 हज़ार में फ़ोन मिल जाते हैं, और वो तो फ्लैगशिप फीचर्स दे रहे हैं। अभी तो 30 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन्स तो फ्लैगशिप चिपसेट दे रहे हैं। और मिडिल क्लास लोग यार, अभी हर आदमी आईफोन थोड़ी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन फिर भी एक बार वंस इन अ लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए लोग चाहते हैं कि अगर उनकी बजट उतनी हो जाती है ना 50 हज़ार की, तो एक बार वो बोल सोचता है कि नहीं मुझे एक बार टेस्ट करना है। देखेंगे आईफोन लॉन्च होते हैं तो लंबी लंबी लाइन लगती है, या फ्लिपकार्ट के अमेजोन की बीबीडी वाले बड़े बड़े सेल आते हैं ना, तो उसके अंदर आईफोन्स की सबसे ज़्यादा सेल होती है। और इंडिया में मार्केट शेयर भी एप्पल का बहुत है। अब हम सोच रहे हैं कि भाई लोग कैसा बढ़ रहा है ये, तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए भी लोग मुझे लगता है कि एक बार कोशिश करते हैं। यार मैं देख रहा था वीवो ने सैमसंग का मार्केट शेयर ओवरटेक कर लिया। हाँ, वीवो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर पिछले 1 साल की बात करें, वीवो का बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा निकला? मेरे पास ना ऑफिस के अंदर है जो हम लोग आज भी 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। 1 साल, हाँ ऑलमोस्ट 1 साल हो गया रहेगा। वीवो का X200 प्रो, मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन कैमरे वाला फ़ोन मैंने आज तक नहीं देखा। सिर्फ कैमरे की बात कर रहा हूँ। इसने आईफोन 16 प्रो मैक्स को भी पीछे छोड़ा है। इनफैक्ट मेरे पास जो S25 अल्ट्रा है उसको भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे ऑफिस में सर्टेन वीडियोस के अंदर भी हमने उससे कंटेंट बनाया, लेकिन लोगों को आज तक पता नहीं, किसी ने भी कमेंट करके ये नहीं बोला कि भाई ये मोबाइल से लिया है। आप यार इतने बड़े लेवल पे बैठे हो और आप अभी भी कैमरा यूज़ नहीं करते। लेकिन मैंने बताया नहीं, हम लोग मिक्स कर देते। कभी-कभी इमरजेंसी हो जाती है ना तो इतना बड़ा कैमरा लेके मुंबई में ना, रास्ते में देखो मैं बताता हूँ, मैं मुंबई में बहुत मुश्किल से शूट करता हूँ स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल से हमें एक रेजिडेंशियल एरिया में मिल गया घर, वरना ये अलाउड नहीं है। दिल्ली, पुणे इसका मुझे नहीं पता, वहाँ पर हो सकता है सब कुछ मिलता होगा। मुंबई में स्टूडियो लेना मतलब इतना एक्सपेंसिव है कि मैं सोच भी नहीं सकता। तो नीचे कैमरा भी जब लेके जाते हैं ना, तो ट्रैफिक पुलिस या लोकल पुलिस या कोई दूसरा जो बहुत बड़ा होशियार आदमी रहता है ना, वो आ जाता है, क्या कर रहे हो? तो हमें डर लगता है, तो हमें वो वीवो का फ़ोन लेके जाना पड़ता है। अच्छा, मिक्स कर देते शॉट्स। इतना बेहतरीन कैमरा वाला फ़ोन है। आई थिंक मेरे को लगता है कि वीवो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स जो लाता है ना,
सुपर्ब लाता है, बढ़िया काम करता है कैमरा क्वालिटी, और जो फीचर्स देता है वो, उसके जो फिल्टर्स होते हैं और उसके अंदर जो जायज़ की जो सब काम किया जाता है, मुझे अच्छा लगता है वीवो का। खाली कैमरे की बात करूँ, बाकी तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं उन फ़ोन्स के अंदर। ये जो मेक इन इंडिया बोलते हैं, ये अब आप लोग तो ब्रांड के साथ इतनी बात होती है, उनका पीछे का सप्लाई चेन आपको पता होता है, फैक्ट्री वगैरह का पता रहता है। मेक इन इंडिया रियल में होता है? हाँ, होता है, मेरे हिसाब से होता है। देखिए हमारी गवर्नमेंट ने भी जो इनिशिएटिव लाई ये सारी चीज़ें, उन्होंने जो ये ओपन किया है, डोर ओपन किया है इन सारी कंपनीज़ को, तो इसमें एप्पल ने बहुत फ़ायदा उठाया है। अगर आप देखोगे एप्पल ने कितना फ़ायदा उठाया है। बहुत सारे वो वियतनाम से भी ऐसा सुनने में आया था, हालाँकि वियतनाम में तो बहुत बड़ा है, चाइना से तो हो रहा है, वियतनाम से भी एप्पल अपने प्रोडक्शन को यहाँ पर शिफ्ट करने की प्लान कर रहा है, तो मेक इन इंडिया से ही हो रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो है, वीवो है। मैंने ये भी आई थिंक किसी ट्विटर पे पढ़ा था कि मोर देन 99% ऑफ द स्मार्टफ़ोन्स जो इंडिया में सोल्ड होते हैं, दे आर मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस इनिशिएटिव में। तो मतलब इतने सारे फ़ोन्स आज भी इंडिया में जो सोल्ड हो रहे हैं, मोर देन 99% वो इंडिया में ही बन रहे हैं। हाँ। सोचो, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, प्राउड की बात है। तो डेफ़िनिटली ये चीज़ रियल है, जो है वो है। अभी अगर कोई सेकंड हैंड फ़ोन लेना है या सेकंड हैंड लैपटॉप, 2 अलग सवाल हैं एक्चुअली। सेकंड हैंड फ़ोन लेना है अगर मेरे को, तो सेकंड हैंड फ़ोन लेने से पहले मैं कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखूँगा? देखिए ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप सेकंड हैंड या कोई भी चोरी का फ़ोन होता है, इसको जानने के लिए कुछ आपको मैसेज करने पड़ते हैं, 1422 आई थिंक समथिंग उसके ऊपर, जिससे पता चलता है कि ये ब्लैकलिस्टेड है या कितना पुराना है, क्या है, ये सब डिटेल आ जाती है। *#06#, पहले तो वो फ़ोन खोल के डाल देंगे तो IMEI नंबर आ जाता है। फिर वो IMEI नंबर लेना है हमको गूगल में जाना है, उस पर्टिकुलर ब्रांड का है, फॉर एग्ज़ाम्पल रियलमी का, तो रियलमी का लिखा और IMEI नंबर लिख दिया और वहाँ पर पहली लिंक आ जाएगी। मतलब रियलमी वारंटी चेक खाली लिख दो, गूगल में जाओ सर्च में रियलमी वारंटी चेक लिख दो, पहली लिंक आ जाएगी। उस लिंक को ओपन करो, जो IMEI नंबर था ना आपने जो वहाँ से निकाला उस मोबाइल से, आपको सिर्फ यहाँ डालना और चेक करना है। सारी डिटेल आ जाती है कि कितना पुराना है, क्या वैसा है, थोड़ी बहुत एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि हाँ, आप ठीक है। तो एक बहुत सारे फैक्टर्स है कि आप एक पर्टिकुलर फ़ोन जो लेते हैं, सेकंड हैंड वगैरह लेते हैं ना, अगर आपको जानना है, तो आप डिटेल्स निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल कैसा होता है ना कि अगर दोस्त यार में किसी से फ़ोन ले लिया तो हमको पता है यार ये तो अच्छा दोस्त है, ये थोड़ी कुछ बोलेगा, कुछ किया रहेगा, तो हम ले लेते, हम ध्यान नहीं देते। और अभी ऑनलाइन कितनी वेबसाइट्स आ गई है, कैशिफाई है, ये है, वो, मैं भी तो कैशिफाई में तो वैसे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मतलब अभी उसमें अगर सेकंड हैंड तो फ़ोन ले रहे हैं आप सेकंड हैंड, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कौन ज़िम्मेदार होगा इसका? फिर वो रिप्लेस करो, फिर रिफंड करो, फिर ये करो। तो ये एक चीज़ है। मेरा सजेशन तो प्योरली हमेशा से यही है कि अगर आपको सेकंड हैंड फ़ोन लेना है तो ईदर आप ऑफलाइन मार्केट में जाके ऐसी जगह से लो जिसको आप जानते हो, या अगर आपके दोस्त यार में किसके पास फ़ोन है और वो यूज़ कर रहा है तो बोलना भाई तेरा हो गया तो मेरे को दे दे। कोई देता नहीं है ऐसे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन ये सब ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम अमेज़न, फ्लिपकार्ट से अगर आप न्यू प्रोडक्ट्स में, उसमें भी क्या पता है लफड़े हो रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट से जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वारंटी जो फ़ोन जो है ना प्री एक्टिवेटेड रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने फ़ोन मँगाया अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मँगाया, तो मैंने फ़ोन बॉक्स से निकाला, सील्ड पैक रहते हैं, हाँ, बॉक्स से निकाला, जाके चेक किया तो पता चला तो 3 महीने पहले एक्टिवेट हो चुका था। तो 1 साल की वारंटी से मेरा तो 3 महीने तो निकल गया ना, 7 महीने बचा। तो ऐसा कैसे, ये कैसे हो जाता है? ये सब बहुत बड़े-बड़े कांड होते हैं इसके अंदर, ये सिर्फ़ सेलर्स का गेम होता है या किसका होता है पता नहीं। मतलब ये सब भी चीज़ें होती है। यानी बीच में किसी ने ब्रांड से खरीद लिया फ़ोन और ब्रांड ने जो है वारंटी स्टार्ट कर दी, इसने डब्बा नहीं खोला। होलसेल में आता है माल और उसके अंदर ये सब सारे हो जाते हैं कांड इसके अंदर। तो जनरली मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट मैंने सुना है ऐसा होता है। फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया इधर-उधर तो पता चला कि हाँ, वाक़ई में ऐसा होता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो सेकंड हैंड तो दूर की बात है, नए फ़ोन्स में भी प्री एक्टिवेटेड फ़ोन्स आ रहे हैं। हाँ, कमाल है यार। गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन कौन-सा है? ये बजट पे डिपेंड करता है, मतलब आपके कितनी बजट है। अभी 25,000 की रेंज में तो डायमेंसिटी 8350 वाले चिपसेट्स हैं, जिसमें आप गेम्स अच्छे खेल सकते हैं। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है, 8s Gen 4 है, जो 35,000 तक आते हैं। 20,000 के नीचे चाहिए तो मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है, जो 15 से 20,000 के बीच में। अगर आप ये चिपसेट वाला हाउएवर उस प्राइस रेंज पर कोई भी ब्रांड ने क्लेम नहीं किया है कि ये गेमिंग फ़ोन है, बट चिपसेट उतनी कैपेबल है तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ भाई 6 Gen 4 है, इसमें आप अच्छे खासे गेम्स खेल सकते। डायमेंसिटी 7300 भी उस प्राइस पर मिल जाता है, बट उसमें भी कर सकते हो। बट द मोर द बेटर चिपसेट, जितनी अच्छी पावरफुल चिपसेट उसमें आप उतना अच्छा गेम्स निकाल सकते हो। और फिर अगर आप ऊपर लेवल पे जाएंगे तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, डायमेंसिटी 9400, 9400E, 9400 प्लस, ये वाले सब चिपसेट्स पावरफुल होते हैं। तो उसमें है। तो गेमिंग फ़ोन एज़ सच कुछ ब्रांड्स क्लेम करती है, जैसे कि अभी आई थिंक पोको X7 Pro मोर ऑफ अ काइंड ऑफ अ गेमिंग फ़ोन ऐसा है।
इन्फिनिक्स वाले का GT30 Pro आई थिंक आया है, उन्होंने भी क्लेम किया है। डिज़ाइन भी गेमिंग फ़ोन जैसा दिया है, 25,000 में पूरा लाइट वेट आती है RGB। तो कुछ ब्रांड्स ये करती है। तो मेरे हिसाब से जो फ़ोन में बेटर चिपसेट है, फिर उसमें आप कुछ भी करो, गेम्स खेलो, जो खेलना है वो करो। ये जो कई बार होता है, जैसे आपने कुछ फ़ोन लॉन्चेस के बारे में बताया, कई बार ऐसा देखा है कि फ़ोन लॉन्च हुआ, फ़ोन लॉन्च के एक रात पहले कभी गलती से वीडियो पड़ गया गलती नहीं होती हो, रिव्यू का वीडियो पड़ गया, मैंने देखा है ऐसा। तो ऐसा कैसे ये मैंने भी किया है, मैं आपको बताता कि हूँ। फ़ोन कल लॉन्च हो रहा है, आज वीडियो निकाल दिया उसका? मैंने भी किया है, तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि कभी जैसे कि कुछ क्रिएटर्स है जो दुबई में है, अब ये क्या है अपने सलीम बाबा, उनके फ़ोन कुछ होते हैं ना जो इंडिया में, अगर इंडिया एक्सक्लूसिव लॉन्च हो रहा है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो फ़ोन वो पहले ग्लोबल लॉन्च हुआ या इधर चाइना में लॉन्च हुआ है, तो उससे पहले कुछ क्रिएटर्स जो दुबई में बैठे हैं, उन लोग के पास आ जाता है वो फ़ोन। फिर उनसे अभी दोस्ती आ रही है, तो उनसे हमारी बातचीत होती है कि भाई ये वाला फ़ोन हमारे पास आया है। वो उनकी अर्निंग का एक तरीका है, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। तो वो मुझसे पूछता है, मैं बोला हाँ ठीक है भेज दे। वो बोला इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है? मैं बोला हाँ इंडिया में तो अभी 15 दिन बचा है। मैंने बोला भेज दे। वो फ़ोन आता है और हम लोग उसको फिर बना के डाल देते हैं। एक तो ये एक तरीका है, इसमें दूसरा भी बताता हूँ। एक तो ये तरीका है, ये जेन्युइन तरीका है जो हम लोग करते हैं। हम लोग वो पहले बना के डाल देते, तो इससे क्या होता है कि हमको जल्दी रहती है। अरे हम लोग जल्दी डाल देंगे ना तो पब्लिक को बहुत देखेंगे, व्यूज़ आएँगे। पहला जिसने डाला। हाँ, बोले तो 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, ये टेक्नोलॉजीज़ ने तो 5 तारीख को ही डाल दिया यार, ये क्या बात हो गई ना। तो चाइनीज़ वेरिएंट होता है, हम लोग बोलते भी चाइनीज़ वेरिएंट वगैरह होता है, टाइटल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ऐसी भी होती है कि अगर कोई पर्टिकुलर कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं कि अगर सुबह में अगर कोई एम्बार्गो, शाम में कोई एम्बार्गो है 5, साढ़े 5, 7, 8 बजे, और दोपहर में भी कभी वीडियो डाल दिए, 1 दिन पहले वीडियो डाल दिए। अब उनका क्या मैटर है मुझे नहीं पता। वो क्या वजह से वो क्यों होता है, क्या होता है मुझे नहीं पता। हमारा तो एक से आपको बता दिया वजह क्या है। तो वो क्या है, उनको ब्रांड की तरफ से फ़ोन नहीं जाता होगा, यार उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया होगा, तो वो वीडियो बना के पहले ही डाल दे, देखो ना तुमने नहीं भेजा ना तो हमने 1 दिन पहले ही डाल दिया। कैसे नहीं भेजते, अब दिखाते हैं। तो ऐसे भी होता होगा। कई बार ब्रांड खुद भी जानबूझ करके लीक्स कराते हैं। हाँ, करती होगी। कभी आपने देखा है ऐसा कोई? नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं देखा है, बट मैंने एक चीज़ ये नोटिस किया है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रांड अच्छा काम कर रही है और कोई दूसरी ब्रांड है जिसके उसके ऑडियंस या कस्टमर्स वहाँ जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव मार्केटिंग करवाती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड नंबर 1 है, ब्रांड नंबर 2 है। ब्रांड नंबर 1 बहुत आगे चला गया, ब्रांड नंबर 2 सोच रहा है कि यार मेरे भी कस्टमर ले लिया इसने, और जो मेरे फ़ोन 15,000 में मैं कर रहा हूँ, वो तो 10,000 में दे रहा है, एक बात है। तो फिर वो क्या करता है, इसकी जो सर्टेन जो कुछ टीम होते हैं, इनकी एजेंसी को हायर करते हैं, और यहाँ से वो उनके ट्विटर पे जाते हैं, उनके यूट्यूब के हमारे जैसे लोगों की वीडियोज़ के नीचे आते हैं, जब हम उनका वीडियो डालते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग। इससे अच्छा तो वो था, वो ले लेना चाहिए, कितना पैसा मिला तेरे को ब्रांड से। ऐसा कमेंट्स में मतलब वो सर्टेन नेगेटिव मार्केटिंग के लिए करते हैं। तो ये एक चीज़ है। आपको कभी अपने वीडियोस के नीचे ऐसा लगा कि यार ये कोई करा रहा है ये? देखिए, जो कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं ना जो मुझे लगता है बहुत जेन्युइन है, जो जनता की तरफ से आते हैं, और उनका पूरा हक है, और मैं उसमें एक्सेप्ट भी करता हूँ और फीडबैक भी मिलता है। अब जैसे कि कुछ यूट्यूबर ऐसे कि रोहित भाई, ये वीडियो में आपने क्या बोल दिया? आपने क्यों बनाया? इसके ऊपर बनाना नहीं चाहिए था, अच्छा फ़ोन नहीं था, ये नहीं था। तो फिर मुझे अफ़सोस होता है, हाँ, शायद मैं इसको नहीं बनाता। तो वो लोगों के कमेंट से पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं ना जो चौथे, 5वें फ़ोन्स की बात कर रहे हैं, और एक जैसे सर्टेन सेम कमेंट्स 5 से 10 बार आ जाते हैं, तो डाउट होता है। बाकी ऐसा 1-2 कमेंट आया तो हमें पता है कि एक बंदा ही है जो हमें जेन्युइन फीडबैक दे रहा है कि भाई ये ओप्पो का फ़ोन लॉन्च हुआ है, तो इसकी जगह मैं वीवो का क्यों नहीं ले लूँ? वनप्लस का क्यों नहीं लूँ? तो हमें पता है ये ऑडियंस जेन्युइनली करती है। हम भी उनके कमेंट को हार्ट करते हैं, हार्ट करके देते हैं कि अच्छा बोला तूने। लेकिन बाकी कुछ एक जैसे कमेंट्स आ जाते हैं ना 5, 10, 15, डाउट है कि भाई ये दूसरे वाले ब्रांड ने नेगेटिव मार्केटिंग के लिए कांड कर दिया है। ये होता है। ये तो अंदर की बात है, मुझे पता नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट एनीवेज़ ऐसा होता है। जो ये ब्रांड वॉर्स होते हैं सारे, इसमें ऐसा भी है कि ब्रांड्स, हर एक ब्रांड की अपनी एक टेक क्रिएटर की टीम है कि कुछ होगा तो ये वाले क्रिएटर्स एक नरेटिव बोलेंगे, ये वाले क्रिएटर्स एक नरेटिव बोलेंगे। ब्रांड जो है ना, ब्रांड वो किसी की नहीं है। उनको अपने प्रोडक्ट से मतलब होता है, उनको क्रिएटर से मतलब नहीं। हाँ, रिलेशनशिप रहता है, 5-5 साल से हम उनके प्रोडक्ट्स के वीडियोस बना रहे हैं, तो वो एक रिलेशनशिप बन जाता है, और उनको भी हमारा एक हद पता रहता है। कंधे पे हाथ डाल के नहीं चलेंगे हमारे, नहीं नहीं इससे कंधे पे हाथ डाल के नहीं चलेंगे, इसको हम लोग बाटली में नहीं उतार सकते, है ना। तो सबको अपना एक, कोई ऐसा किसी ब्रांड के पास कोई सर्टन 3 क्रिएटर्स इधर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सारी ब्रांड्स जो है ना उनको अपने प्रोडक्ट से मतलब होता है। अगर आज इसने बुरा बोला ना तो उसको छोड़ देगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो दूसरे के पास चली जाएगी। ये चीज़ मैंने फेस किया है और ये सबके साथ होता है। क्या हुआ था आपके साथ? आपने मतलब कुछ उस आपकी जिस भी ब्रांड के साथ डील थी आपने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोल दिया था? नेगेटिव नहीं बोला था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स में हाथ डालता ही नहीं हूँ जो मुझे नहीं पसंद आता, ऐसे ही मैंने एक बार प्रोडक्ट में हाथ डाल दिया था। हाँ। तो उस पर्टिकुलर ब्रांड को बहुत बुरा लग गया था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको नाराजगी हो गई थी। हाथ डाल दिया था मतलब नेगेटिव वीडियो बना दिया? हाँ, मतलब मुझे पसंद ही नहीं आया वो प्रोडक्ट और डिमांड भी उसका बहुत था, तो मैंने बना दिया वीडियो और उसके अंदर पब्लिक तो मजा ले रही है। ब्रांड के साथ आपकी डील थी, उसी का आपने नेगेटिव वीडियो बना दी? मतलब उसके दूसरे प्रोडक्ट्स की डील थी, उस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डील नहीं थी, तो पब्लिक को बड़ा मजा आया, मुझे भी अच्छा लग रहा, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर ब्रांड वालों को बुरा लग गया कि भाई आपसे साथ हमारा इतना रिलेशनशिप है और आपने हमारे साथ ऐसे क्यों। और ये बेसिक नेचर है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी ब्रांड का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एज अ ब्रांड हूँ। मैं अपने आप को देखूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स है, मैंने 5 लोगों को हायर किया, मैंने बोला वीडियो बनाओ और डाल दो। मैं भी तो एक्सपेक्टेशन रखूंगा ना कि भाई गालियां मत दो यार, पैसा दे रहा हूँ ना मैं, एक बात है, सीधी बात है ना, ये नेचर वाली बात है। तो वैसा वो सारी ब्रांड्स का भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उनकी जगह पे वो भी सही है कि भाई ये बंदे के साथ इतनी अच्छी बातचीत होती है और ये हमारी धुलाई कर दिया तो ऐसा थोड़ी। लेकिन कैसा होता है ना कि वो ब्रांड बहुत कम ऐसी होती है उसमें से जो ब्लैक लिस्टेड कर देती है, आप इसके साथ काम ही नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स है ना जो ओपन माइंडेड रहती है, वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हम बोलते ठीक है। ऐसा ब्लैकलिस्टेड मतलब क्या होता है? ये बहुत बार सुनने में आता है टेक यूट्यूबर से कि यार वो ब्रांड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया। ब्लैकलिस्टेड मतलब कभी भी काम नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे तो कैसे 3-4 ब्रांड ने ब्लैक लिस्ट किया है था, और फिर बाद में काम भी कर रही है। तो उनको पता है कि यार अभी टेक्नो रूएज है और ये टेक्निकल गुरुजी है, टेक बर्नर है, टेक बार है, ज्ञान थेरेपी है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है ना, मनोज सारू है। तो इन सब की ऑडियंस किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी के व्यूज ज्यादा है, किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा है, किसी के कम है। लेकिन हमारी जो अपनी ऑडियंस है ना वो लॉयल है, वो अलग है, इसकी अपनी एक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट जाना चाहिए, आप समझ रहे? तो ऐसा नहीं कि वहां प्रोडक्ट दे दिया ना तो फिर जरूरत नहीं इनको देने की, सारा काम तो वहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पब्लिक जो होती है ना, जब अगर कोई वीडियो देखती है ना वहां पर, वो हमसे भी एक्सपेक्टेशन रखती है कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर, आप इस प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ बोलिए, है ना? तो वैसा हमारी राय के लिए ब्रांड्स फिर हमें हमसे पैचअप करती है, बीच में एजेंसी के थ्रू या कभी डायरेक्ट बात कर लेगी, यार देखो ना अभी एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और थोड़ा लालच भी देती है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग ने डाला, आपकी ऑडियंस को बड़ा मजा आएगा। हम बोलते ठीक है, अगर अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटिया प्रोडक्ट तो हम मना ही कर देते। तो ऐसा होता है। तो ब्लैकलिस्टेड एज इन ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट कर लिया। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, 1500 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक की स्मार्ट वॉच आ जाती है। मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। अभी अगर आपको कोई लो इनकम ग्रुप के लिए बताना है कि कौन सी स्मार्ट वॉच बेस्ट है, और एक जिसको कोई पैसे का इतना फर्क नहीं पड़ता उसको बेस्ट इन टेक चाहिए, तो इन दोनों को कौन सी स्मार्ट वॉच रिकमेंड करोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मैं स्मार्ट वॉचेस में बिलीव ही नहीं करता हूँ। ये जो टेक है ना, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ऑडियंस को गलत भी लगे, बट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि ये वेस्ट टेक्नोलॉजी है स्मार्ट वॉच की। ये मैंने कब रियलाइज़ किया? हाउएवर कंटेंट के ऊपर मैं वीडियो तो बना दूंगा, अब मुझे वेस्ट लगता है इसका मतलब ये नहीं कि जनता को भी वेस्ट लगता है। सबकी अपनी ओपिनियन है, सबको पसंद आता है। तो ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया वेस्ट लग रहा हो, कल को फिर मैं एक स्मार्ट वॉच पे वीडियो बना रहा हूँ तो लोग बोलेंगे भाई आप तो पॉडकास्ट में बोले थे वेस्ट लगता है, फिर क्यों बनाते? नहीं नहीं, वो तो हमारा काम है। आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी आएगा, लेकिन मेरे को वेस्ट क्यों लगता है कि 2 दिन में बैटरी उतर जाती है, 3 दिन में बैटरी उतर जाती है और कहीं चार्ज करने का सोर्स नहीं रहता है। खाली फिटनेस के लिए, इसके लिए, उसके लिए थोड़ी स्मार्ट वॉच है, बहुत सारे काम है, टाइम देखना होता है, बहुत सारे काम का फ़ोन से कनेक्ट होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारे काम जब फ़ोन से हो जाते हैं तो स्मार्ट वॉच एक लुक के लिए पहन रहे तो ठीक है। इसीलिए अगर आप यकीन नहीं करें कि ये चीज़ में मैंने कमिट किया था, मेरे पास जो स्मार्ट वॉच है ना, वो देखो, ये स्मार्ट वॉच नहीं, सॉरी, मेरे पास एनालॉग वॉच है। ये एनालॉग वॉच है, मतलब डायल डायल वाली। मैं अभी डायल पे स्विच कर दिया हूँ। मैंने स्मार्ट वॉच मेरे पास सैमसंग की थी, अच्छी खासी 40-50 हज़ार वाली थी, मैंने वो रख दिया साइड में, बोला बस हो गया। 4 दिन में बैटरी उतर जाए, 5 दिन में बैटरी, फिर चार्जर के लिए ढूँढो, उसको भी चार्ज करो। भाई एक बार फ़ोन चार्ज कर रहे हैं भाई, इतना हम सह सकते हैं, घड़ी-घड़ी वॉच को चार्ज करने की ताकत नहीं है। तो मैं एनालॉग पे आ गया सीधा। और ये भी कोई वो नहीं 400-500 वाली रोडस्टर की मिंत्रा-विंत्रा से मंगाया था, खाली टाइम देखने के लिए, बस इतना करता हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने स्मार्ट वॉच पे रिसर्च करना ही बंद कर दिया। तो जितना मेरे पास डिटेल आती है उतना बात उस वक़्त रिसर्च करता हूँ, फिर वीडियो बना देता हूँ। तो मेरे को नहीं लगता 1500 में अगर मैं बोल भी दूँगा बोट की,
इसकी उसकी, फिर वो 4 दिन बाद वो ख़राब भी हो जाएगी। अभी स्मार्ट वॉच की मार्केट भी इतनी खास नहीं चल रही है। अब जो ये सारे स्मार्ट वेरेबल्स आ रहे हैं, उस पे आपका क्या व्यू है? कौन सा वेरेबल जो है, मेरे को ना एज अ कंज्यूमर पता है क्या लगता है, अभी एक कोई भी आप मेटा 2 लो, मेटा क्वेस्ट 2 लो, अभी 6-8 महीने में मेटा क्वेस्ट 3 आ जाएगा, अभी उसके 6-8 महीने में जो है 4 आ जाएगा। तो और वो इतना इस समय इतना क्वांटम लीप है हर एक मॉडल में, क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी बन रही है, तैयार हो रही है। तो लीप इतना ज्यादा है कि आपका पुराना डिवाइस बहुत जल्दी जो है खराब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल यूजेबल ही नहीं बचेगा, वैसा हो जाएगा। बट आपका क्या व्यू है? आपने वेरेबल्स वगैरह पे ट्राई करा है? जैसे रेबैन के भी चश्मे आ रहे हैं, स्मार्ट चश्मे, और ये VR हेडसेट आ रहे हैं सर। मैंने आपको जैसे कि बताया ना कि मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम फ़ोन से ही हो जाता है मेरा तो मुझे कभी भी इन वेरिएबल्स की इसकी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हाँ, TWS वगैरह तो ऑब्वियसली हम वो तो ज़रूरत है ही। तो आई आई डोंट थिंक सो कि ये अभी मैंने तो एक आर्टिकल पढ़ा था जिस पे उन्होंने किसी ने बताया आर्टिकल में, किसी ने बोला था, आई थिंक इफ मार्क ज़करबर्ग ने बोला था या किसने बोला था फेसबुक के, कि आने वाले 5 साल बाद फ़ोन्स बंद हो जाएँगे, सारे लोग वेरिएबल्स ही यूज़ करेंगे। वो ग्लासेस लगाएँगे और उसमें सारा काम हो जाएगा। बट ये बोलने की बात है। आपको क्या लगता है कि एक स्मार्टफ़ोन इसको कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? कोई ऐसी टेक नहीं जो स्मार्टफ़ोन को रिप्लेस कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है इसमें कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी थी और अभी आज तो इतने दिल से लगा के रखते हैं कि जब ये खो जाता है तो हमारा बच्चा खो गया। डर लगता है, अरे बोले कहाँ चला गया? धक-धक हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाती है। तो ये चश्मा घूम जाएगा तो इतना हार्ट बीट फ़ास्ट नहीं होगी, स्मार्टफ़ोन में होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे टेक है ना, ये जो आ रहे हैं, ये सब मेरी जो ब्रांड है ना, ये सिर्फ़ बताती है कि देखो हमारे पास कितना पावर है। अब जैसे कि फोल्ड है, ट्राईफोल्ड है, जो भी आ रहे हैं, ये अभी प्रैक्टिकली ट्राईफोल्ड इट डजंट मेक एनी सेंस कि बहुत अच्छी चीज़ है कि फ़ोन को आप टैबलेट में कन्वर्ट कर रहे हो, इट्स टेक के लिए बहुत अच्छा है। बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों पे अभी लोगों को सेट होना इतना आसान नहीं है। तो ये जो वेरेबल्स है, ये जो स्मार्ट वॉचेस है, ये सब देखने में अच्छा है, बट यूज़ करने में जो प्रैक्टिकल मज़ा है वो नहीं है। एक मेरे को ना एज अ कंज्यूमर आपसे एक चीज पूछनी है। TWS की आपने बात करी है ना, मैं जब स्पेक्स पढ़ने बैठता हूँ तो नॉइज या बोट के जो TWS डिवाइसेस हैं, वो शायद कई बार बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हो गए, जैसे JBL हो गया या और उस कैटेगरी के ब्रांड्स हो गए, स्पेक्स में फीचर्स सेम होते हैं लेकिन रेट आधे से भी कम होता है। सिमिलरली अगर जैसे मैं खुद सैमसंग का ईयरबड्स प्रो यूज़ करता हूँ, बट ईयरबड्स प्रो के जो फीचर हैं वो फीचर JBL में भी मेरे को लगता है हैं, अगर मैं इंटीग्रेशन छोड़ दूँ। एंड सिमिलरली एप्पल के भी फीचर हैं क्या। और प्राइस रेंज अगर मैं बात करूं, जो हमने ब्रांड्स की बात करी, 1300 रुपए से लेकर के 22,000 रुपए तक जो है ये पूरी रेंज में ये काम करते हैं। बट एक्सपीरियंस में इतना क्वांटम लीप नहीं है कि भाई 20 गुना रेट जो है हो सकता है। मैं खुद सैमसंग का बर्ड्स 3 प्रो यूज़ करता हूँ और मेरे सैमसंग के फ़ोन के साथ में वो जो स्मूथनेस है ना, वो जो सीमलेस कनेक्टिविटी है ना, ये मेरी जेब में पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें एक जैसे ही इसका ये खोलूंगा ना मैं, जैसे ही इसको ये खोलोगे आपका वो कनेक्ट हो गया फोन से। दूसरा जो इसमें सबसे ज्यादा मेरे काम आता है, ये कहीं पर भी पड़ा है, मैं भूल गया किधर है, वो वेरेबल का ऐप खोलो सैमसंग के अंदर, फाइंड माई बड्स करके वो 5 मिनट का टाइमर लगाएगा और जैसे ही ये जिधर भी रेंज में दिखेगा वो उसमें डायरेक्शन आता है कि किस तरफ को पड़ा होगा। ये मैंने तो इस वाले डिवाइस में बाय चांस पहली बार डिस्कवर करा एंड आई वाज अमेज्ड कि यार ये तो मतलब ये वहां पड़ा हुआ है कहीं पर, मैं भूल गया, और ये खोल करके जो है मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, जैसे वो रेडार डिटेक्टर होता है, और वो जो है उधर डायरेक्ट कर रहा है मेरे को कि इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ, वहां पर मिल गया। पर ये मेरे हिसाब से ये जो सारी ब्रांड्स जो महंगे-महंगे TWS होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार हम 1500 वाला क्यों ना ले लें, 15,000 वाला क्यों लें? एक लॉन्जेविटी बोलते हैं ना हम लोग, उसकी भी बात होती है। मतलब ये सारे जो ब्रांड्स जो महंगे-महंगे TWS जो लाते हैं वो सैमसंग, एप्पल की बात कर रहा हूँ। बाकी तो अगर हो गए तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। और JBL इज़ ऑल्सो अ वेरी रेप्यूटेड ब्रांड। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनके अंदर लेवल होता है एक। इनकी बिल्ड क्वालिटी की एक चीज़ होती है, इनका जो ऑडियो एक्सपीरियंस होता है, इनका सॉफ्टवेयर लेवल जो होता है, सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, इनका जो वेरिएबल्स का बेस्ट है, जो मैं अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ, सुपर्ब है। तो आई थिंक इन चीज़ों पे ना इनका डेडिकेशन रहता है। बट अभी जो कम बजट वाली वॉच ला रहा जो TWS आ रहा है, उसमें वो कितना डेडिकेशन डालेगा?
1500-2000 में उसको भी पता है यार, अभी ये 2000 में पब्लिक क्या एक्सपेक्टेशन रखेगी। 15,000 से रखती है, 25,000 से रखती है, तो वो उतना माल भी देते हैं, और वो सबके लिए नहीं होता है। आजकल तो मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो 1500-2000 वाले, मैं खुद अभी सैमसंग का मैं यूज कर रहा हूँ, वरना मैं तो पहले रियलमी के ऑनर के यूज किया 1500-2000 वाले। लेकिन जैसे इस पे स्विच किया ना, एक्चुअली में हमें ऐसा लगता है ना, लोग बोलते हैं इतना महंगा है और वो कौन लेगा। हम लोग एक लोकल शॉप से शर्ट लेते और एक ब्रांडेड शर्ट लेते। मैंने एक्सपीरियंस किया, पहले मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, तो मैं लोकल शॉप की शर्ट लेके, पहले फैशन स्ट्रीट है मुंबई में, वहां से पहले पहनता था। 3 दिन बाद ना शर्ट ऐसी की ऊपर आ जाती थी, धोने के बाद चढ़ जावे एकदम ऊपर तक आ जावे। बोला यार ये क्या गंदी क्वालिटी है। जब यूट्यूब में आया, थोड़े पैसे आया, तो हमने फिर ब्रांडेड जारा से एक बार मैंने लिया था, अभी तो मैं नहीं लेता हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। वो शर्ट मेरे पास ना 3 साल तक ऐसे ही चल रहा था। मैं सोचा यार नहीं है भाई, पैसा लेता है तो देता भी। ये एक चीज़ है। तो आई थिंक ये सब जो TWS में और प्रोडक्ट्स में जो टेक्नोलॉजी वाले जो है ना, टेक में भी ये लागू होता है। अभी एक कार्लस्पाई लास्ट 2 साल पहले 2022-21 में जाएं तो नथिंग का एकदम बहुत ज़्यादा वो था यार। कार्लस्पाई जो है फ़ोन लॉन्च कर रहा है, वन प्लस से निकल के उसने कहा नहीं मेरे को अपना अलग कुछ तोड़ने का है करके कार्लस्पाई ने नथिंग लॉन्च करा। अभी आपको नथिंग का ब्रांड स्टोरी कैसा लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बड़ा ब्रांड बनेगा इंडिया में, नहीं बनेगा, क्या लगता है? नहीं, अब देखो पोटेंशियल तो है। तो ये जो ब्रांड है ना, इन्होंने अभी मार्केट में ना एक न्यू ब्रांड बन के आना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। बहुत सारे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। मोटोरोला है जिन्होंने कमबैक किया, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी जब जाके मोटोरोला आया। और ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स है, अल्काटेल है, एसर है, ये कमबैक करी लेकिन फ्लॉप हो गई, ये इतने इनके प्रोडक्ट चले नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो नथिंग है ना, इनके पास पोटेंशियल है। जो कालपी है, ये बंदा भी मुझे लगता है कि वो उस लेवल पे है, मतलब ये प्रोडक्ट बेच सकता है। हाँ, अभी हाल ही में हमें पता है नथिंग फोन 3 में बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई और उन्होंने बहुत ओवर प्राइस लॉन्च कर दिया। क्या सोच के किया मुझे पता नहीं, बट उसके पहले जितने भी उनके प्रोडक्ट्स है ना, वो है अच्छे, बुरे नहीं, अच्छे टिकते हैं, और उनके सेल्स भी इंडिया में बहुत है उनके। और सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि नथिंग के फोन्स में जो वो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट चीज़ है, उनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। नथिंग के फोन्स में आप बजट में भी देखो, मिड रेंज में भी देखो, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है इनका। आजकल सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए, तो लोगों को शायद ये भी एक चीज़ बात ही होगी। आगे चल के मुझे लगता है कि अगर वो एग्रेसिव प्राइसिंग रखते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो उनका कुछ है। अगर वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस होके, कालपी भाई भैया ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आके फिर वो 80-80 हज़ार के, 50-50 हज़ार के फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 30-30 हज़ार में पोको, आईको, ओप्पो सब दे रहे हैं, तो फ़ायदा ही क्या फिर? ऐसा आपको लगता है इंडिया में कोई ऐसा फाउंडर है जैसे अमन गुप्ता हो गया जो कार्लस्पाई लेवल का जो है सोच पा रहा है और आगे बढ़ा पा रहा है इस कंट्री की मोबाइल इंडस्ट्री को? है, मतलब अवन गुप्ता अच्छा है, सही है। मेरे उनके प्रोडक्ट्स भी बोट के अच्छे चल रहे हैं, तो बुरे। हाँ, देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, कमियाँ सब में होती है, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो। सर्विस में भी, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग क्यों ना हो, एक आदमी का सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो दूसरे का बुरा होगा। ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये सारे जो अमन गुप्ता है, कालपी है, इनफैक्ट लावा के जो सुनील रैना है, माइक्रोमैक्स वाले भी है अपने राहुल शर्मा भैया, लेकिन वो अपने चीनी कम में निकल गए। चाइनीज़ को ट्रोल करने में ही निकल चुके हैं। उनमें भी पोटेंशियल है। ये सारे ऐसे लोग हैं जो जिनमें पोटेंशियल है, जो कुछ कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी मेरे हिसाब से इंडियन ब्रांड्स वाले अगर कुछ अच्छा करें तो मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ, या अगर अपने इंडिया वाले कुछ आगे बढ़े ना, तो बहुत खुशी होगी मुझे। ओप्पो, वन प्लस और रियलमी, ठीक है, ये सारे के सारे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के ही ब्रांड हैं। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि मार्केट में लोगों को ये परसेप्शन रहे कि हाँ मैं तो अलग ब्रांड खरीद रहा हूँ, अब की बार चेंज कर रहा हूँ, ऐसा करके ये अलग अलग फोन्स निकाल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे फीचर्स अगर आप इन तीनों ब्रांड में देखोगे फीचर्स सिमिलर रहते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, और ऑक्सीजन ओएस थोड़ा स्मूथ है वैसे, लेकिन रियलमी का जो रियलमी यूआई है ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही है। वो एक नाम से अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड अपने फ़ोन को या एक नाम दे के सेल करेगी, तो कितना लेंगे ले लेके भी? एक वेरिएशन होना चाहिए ना। तो जैसे कि वन प्लस निकाल दिया साइड में, इधर से रियलमी निकाल दिया, तो आई थिंक वो थोड़ा वेरिएशन हो गया, बिजनेस और ज़्यादा हो गया इनका। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी है जो ब्रांड अपना रही है, और बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स जो उनके अंडर ही ये सारी चीज़ें आती है। सेम गोज़ फॉर ट्रांजिशन होल्डिंग्स, उसके अंदर इन्फिनिक्स आता है, टेक्नो आता है। इन्फिनिक्स टेक्नो हमको राइवल लग रहे होंगे, लेकिन राइवल नहीं है, वो एक ही है। आईटेल भी उसके अंदर आता है, जो ऑफलाइन में आजकल, आईटेल ऑनलाइन इतना नहीं है, ऑफलाइन में बहुत मार्केट में जाएगा ना, आईटेल वाले बहुत चलते हैं।
उनके फीचर फ़ोन और ये सब बहुत चल रहे हैं। तो आई थिंक एक स्ट्रैटेजी है ब्रांड की जो कि अच्छा है, मुझे बुरा नहीं है। लोगों को ऑप्शन मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ये जो सारे मोबाइल कंपनीज आजकल जो है टीवी वाले सेगमेंट में भी उतर रहे हैं अभी क्या कि ऐसा रिएक्शन क्यों आप ही बोलो। नहीं मतलब ये सेंस नहीं बनता है ना, आप जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में माहिर है, हाँ एलजी है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, बहुत सारी ब्रांड्स है। अब आप बोल रहे हैं कि हम भी कुछ वैसे ही करेंगे। आप उतर तो गए मार्केट में, तैर डुबकी तो लगा दिए समुद्र पे, अब आपको पता नहीं जाए किधर। ऐसे ही रियलमी के, शाओमी के, इसके उसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ जो आए, मोटोरोला के, मज़ा नहीं आया लोगों को। जेवीसी भी उतरा था। तो ये सारी ब्रांड्स अगर आई थी तो उन्होंने वो तरीका, वन प्लस भी था, वो मज़ा ही वो दे नहीं पाए ना। उनके टीवी जो ख़राब हो रहे तो क्वालिटी इश्यूज आ रही, तो सर्विस नहीं उतनी दे पा रहे। सैमसंग की बात अलग है। दूसरी अभी मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, मैंने इसके पहले एक ब्रांड का टीवी यूज़ किया था, आई थिंक जेवीसी था। वो ख़राब हुआ ना, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इतना परेशान हो गया था उसके पीछे, जिसकी कोई हद नहीं थी। उसके बाद से मैंने सैमसंग का टीवी लिया, फ्रेम टीवी। सैमसंग का टीवी मैंने एक लिया, 1 साल 1.5 साल चला। अचानक से टीवी में ना ग्रीन लाइन जैसे टीवी में भी आता है। हाँ तो मैंने सैमसंग के सर्विस सेंटर में फ़ोन किया, मैंने बोला भाई वो इश्यू आ गया। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन आ गया बंदा, बोला सर हम लोग, आप टाइम दो हम लोग आ जाएंगे। दूसरे दिन आ गया, बिल बना दिया, सर ये टीवी का डिस्प्ले रिप्लेस हो जाएगा, आपको इतना तक खर्चा आएगा, कर देगा। अब टीवी था 1.5 लाख का, डिस्प्ले 70,000 रुपये ले रहा था मेरे से। मैंने बोला भाई इसमें थोड़े फिर पैसे डाल के मैं दूसरा नया टीवी नहीं ले लूँ। तो बोला हाँ सर वो आप करिए, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सैमसंग के डिस्प्लेस बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने चेंज कर दिया। बस वो एक प्रॉब्लम आई थी सैमसंग की, लेकिन सर्विस दी है तो लोगों ने। और अभी तक वो सैमसंग का 1.5 साल से वो टीवी चल रहा है, दूसरा वाला नया जियो मैंने लिया। और उसका जो यूआई है, टाइजन को हम लोग कितना बुरा बोल दो, लेकिन जो स्मूथनेस है उसकी टीवी में, आज तक मेरी वाइफ और हम लोग जो यूज़ करते हैं ना, मेरी वाइफ बोलती है अगर नेक्स्ट टीवी लोगे ना, जो यही वाला लेना, दूसरे ब्रांड का मत लेना, जमेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से दूसरी जो ब्रांड उतरी ना, जो स्मार्ट टीवीज़ के सेक्शन में, वो गलती कर दिया और देखा-देखी में घुस गई, पर वो फँस गया है। और अभी कितनी ब्रांड तो भाग गई, आई थिंक सिर्फ का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वन प्लस, रियलमी सब हट गया है, बंद कर दिया उन्होंने शायद टीवी भी लाना। ओएस लेटेस्ट किसका बेस्ट आया है और जो आपको लगा हो यार ये तो कमाल कर दिया। स्मार्टफ़ोन्स में हाँ मेरे ख्याल से सैमसंग का वन यूआई 6 था। वन यूआई 6 से वन यूआई जो 7 आया ना एंड्रॉयड 15 पर, सुपर्ब जो अपग्रेड किया है सैमसंग ने, मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं भी कैसे बोलूँ, कोई प्रमोशन नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लोगों को पता है इसके बारे में। ये फ़ोन, इसके पहले S24 था, उसके पहले S23 था। मैं आज तक इन फ़ोन्स के अंदर कभी भी हैंग लैग का इश्यूज़ नहीं देखा। हाँ सही कह रहे हो। बढ़िया चलता है। और अभी वन यूआई 8 का मैंने अपग्रेड किया एंड्रॉयड 16। मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बेस्ट ओएस अगर मार्केट में कोई है स्मार्टफ़ोन में, तो वो सैमसंग है। और ऑब्वियसली एप्पल भी है। आईओएस मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरा भाई करता है, लेकिन उसने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया यूआई को लेके। बैटरी को लेके बहुत कंप्लेंट करता है, बैटरी उतर जाती है, लेकिन यूआई को, सॉफ्टवेयर को लेके कभी भी उसने कंप्लेंट नहीं किया। उसके बाद फिर अगर कोई बेस्ट है तीसरे नंबर पर मेरे हिसाब से, तो वो नथिंग का ओएस है। देन वी हैव ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस, है ना, ये सारी चीज़ें। बट नथिंग का आप ये ऑक्सीजन के ऊपर रेट करोगे मतलब। मुझे लगता है नथिंग वाले बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं, उनका यूआई अच्छा है। देखिए प्रॉब्लम्स तो सब में होता है, बट स्मूथनेस आई थिंक नथिंग इज वे मोर स्मूथ, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देता है वो। मोटोरोला भी स्टॉक देता है, उसका भी अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, बट आई थिंक ऐसा है। ये जो मोबाइल में पूरा जो एंटीवायरस का गेम होता है, ये इसमें कोई फायदा होता है एंटीवायरस डालने से? ना सेंस ही नहीं बनता है, तो वो तो एवीजी वगैरह की ईयरली पैकेज है। बंद हो गया है सब अभी। वो पहले हम लोग जब यूट्यूब में नए थे ना, तो हमको एवीजी, एक और मैं भूल गया, अब मैंने एक और भी था, एन से कुछ नाम याद नहीं आ रहा मेरे। नॉर्टन। हाँ ऐसी कुछ। तो इनके सबके मुझे ईमेल्स आते थे, उनके ऐप प्ले स्टोर में आए थे, और उन्होंने बोला था कि हमारे ऊपर आप वीडियो बनाओ स्पॉन्सरशिप के लिए। तो मुझे पता नहीं मैंने बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन एनीवेज, तो ये अब नहीं होता ऐसा। अब गूगल में प्ले सपोर्ट, वो जो उनका प्ले, अच्छा नाम है मैं भूल गया, गूगल के ऐप प्ले स्टोर के अंदर ही विदिन आपको वो स्कैन कर लेते सारे ऐप्स। तो एंटीवायरस जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हाँ वायरस आपके फ़ोन में आ सकता है अगर आपने कुछ गलत कर दिया हो, खास करके एंड्रॉइड्स के अंदर। आईओएस में बहुत सिक्योरिटी टाइट होती है, वो करने नहीं देता है ज़्यादा, बट स्टिल वायरस। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि इसको मैं एंटीवायरस से ठीक कर दूँ, तो ऐसा ये मोबाइल फ़ोन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लैपटॉप वगैरह में होता होगा। हाँ और ये जो मोबाइल फ़ोन की इंश्योरेंस होती है, ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मेरा भाई था, उसने जो एक फ़ोन खरीदा, उसके साथ उसको इंश्योरेंस दे दिया। अभी उसका फ़ोन बाय चांस जो है चोरी भी हो गया,
लेकिन जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने गए उसमें इतनी लंबी टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो थी कुछ, मतलब वो 8,000 रुपए जो इंश्योरेंस के दिए वो वेस्ट ही चले। ये सब कुछ जो होता है ना, ये सारे के सारे एक जितनी भी जो ब्रांड्स ये सब करती है ना, ये सब बस पैसा है खाली। खूब पैसा लो यूजर से बस, और कुछ नहीं है। नाम का है, उनको पता है कि अभी 100 लोग ने हमारे से फोन लिया, इंश्योरेंस लिया, 2 लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, 98 लोगों को नहीं होगी, सबके फोन तो चोरी नहीं हो गए। अब वो जो 2 लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, उसके अंदर उसमें से एक को सर्विस देगा, एक को रुला देगा। हाँ, समझ रहे हो? पैसा लिया कितना, 100 लोगों से, 100 लोगों से पैसा लेके वसूल कर लिया, 2 लोगों को प्रॉब्लम हुआ, एक को सर्विस दिया, एक को रुला दिया। तो ये भी एक चीज है जो आई थिंक, मैं तो कभी नहीं लेता हूँ ऐसी इंश्योरेंस वगैरह में, बिलीव नहीं करता हूँ ज्यादा। एक एक टाइम होता था रोहित भाई, जब ऐसे फोन लॉन्च होते थे जो पूरी इंडस्ट्री बदल देते थे, जैसे जब वन प्लस लॉन्च हुआ। ऑफ कोर्स वन प्लस के लिए तो भाई क्या डिमांड था। शाओमी के फोन्स जो आते थे रेडमी वाले, वो टाइम पे। हाँ, फिर वो सैमसंग का जो पहला फोन जो आया था, फोल्ड 1, तो उसने एकदम से इंडस्ट्री अचानक से बदल दी। अभी आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा ब्रांड है जो उस लेवल पे इनोवेशन कर रहा है जो नेक्स्ट डिसरप्टर ला सकता है? आप देखिए, पोटेंशियल्स तो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आज इंडिया में ना कुछ ऐसी ब्रांड्स है। आई थिंक वीवो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फोन्स में थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं लेकिन वो काम अच्छे करता। अभी तो मार्केट शेयर उसने सैमसंग का ले लिया ना, सैमसंग ऊपर था, वीवो नीचे था, अभी वीवो ऊपर आ गया, सैमसंग नीचे आ गया। आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं ये बात बोलूँ, शायद लोग मुझसे एग्री ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोटोरोला, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये सारी ब्रांड्स में तो बहुत पोटेंशियल है जो ये आगे चल के मार्केट को डिसरप्ट कर सकती है। जिनसे उम्मीद हमें है, जैसे कि रियलमी और शाओमी से, वो फिलहाल के लिए अब ऑपोजिट हो गया है। पहले रियलमी शाओमी के फोन्स बहुत वैल्यू फॉर मनी होते थे, पागलों की तरह। आज उनके फोन्स थोड़े ऑपोजिट हो गए। अब उसकी जगह पे वन प्लस और वीवो और इन्फिनिक्स और मोटोरोला, आईकू, ये सारी ब्रांड्स वैल्यू फॉर मनी फोन्स दे रहे। तो ये एकदम मार्केट पूरी चेंज हो गई है। आपको लगता है कि कोई भी नई कंपनी आती है वो स्टार्टिंग में लो मार्जिन पे काम कर लेती है, लेकिन बाद में वो सस्टेनेबल नहीं लगता, इसलिए उसको बढ़ाना ही पड़ता है प्राइसेस? ये पार्ट्स पे डिपेंड करता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक नई चिपसेट मार्केट में लॉन्च हो रही है, जैसे कि स्नैपड्रैगन की या मीडियाटेक की, अब वो चिपसेट ही एक्सपेंसिव है तो वो क्या करेगा? 15,000, मतलब अगर 50,000 का फोन है तो 15,000 की तो चिपसेट पड़ गई, एक बात है। बाकी की चीज़ें कैसे मैनेज करेगा? फिर उसको अच्छा कैमरा भी देना है, बड़ी बैटरी भी देना है, न्यू टेक्नोलॉजी सिलिकॉन टेक भी घुसाना है उसके अंदर, है ना, सेंसर भी नया देना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ ब्रांड्स ऐसी ऐसी होती है जो बहुत कम मार्जिन रखती है। एक टाइम पे शाओमी ऐसा था। मैंने शाओमी के जो इंडिया हेड थे ना उस टाइम पे, मनु कुमार जैन, आपको पता होगा शायद, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग मार्जिन बहुत कम रखते हैं। पता नहीं उन्होंने बता दिया था, बट ऐसा कोई बोलता नहीं है, उन्होंने मुझे बताया था। मैं उनसे पर्सनल मीटिंग करने गया था उनके ऑफिस, उनके मेरे चैनल से बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे वो। उन्होंने बोला आपकी जर्नी बहुत ज़बरदस्त है। तो एक बार ऐसी बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, अभी वो शाओमी में है नहीं इसलिए मैं ये बात ओपन कर रहा हूँ, वरना तो मैं नहीं बोलता ये बात। उन्होंने बोला था मार्जिन बहुत कम रखते हैं। अब नहीं पता क्या चल रहा है। इसी तरीके से कुछ ब्रांड्स अभी ऐसी होगी जो मार्जिन बहुत कम रखती होगी, कुछ ब्रांड्स ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखती है। रुएश भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जितने तेजी से चिपसेट्स आ रहे हैं और जितनी तेजी से कंप्यूट पावर बढ़ रही है, उतनी तेजी से हमारी ज़रूरतें नहीं बढ़ रही हैं? तो अभी स्नैपड्रैगन 8, अलीट 2 आएगा। हाँ, तो अभी उतना मेरे को तो जो मैं पिछले साल करता था फ़ोन में वही कर रहा हूँ, और या उससे पिछले साल भी वही कर रहा था जो अभी कर रहा हूँ। अभी हाँ, कोई अगर गेमिंग कर रहा है तो उसको शायद उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बट एक नॉर्मल यूज़र को क्या लेटेस्ट चिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूट पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो अनयूटिलाइज स्पेस ही बढ़े जा रहा है? मुझे भी ऐसी लगता है। आई थिंक एक फ़ोन अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल और उसमें बहुत अच्छी चिपसेट है और वो मेरे को पता है 3 साल चलेगा, तो फिर मैं क्यों जाऊँ इधर-उधर? अनलेस एंड अनटिल लोगों के पास बहुत पैसा है, उनको एक्सपीरियंस करना है। ये एक्सपीरियंस वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस करना है, उस चिपसेट में बहुत दम है भाई, इसमें तो मैं इस लेवल पे काम कर सकता हूँ, देन यू कैन स्विच। क्योंकि ब्रांड का काम है इनोवेशन करना। जब तक वो इनोवेशन नहीं करेगी उनको कोई पूछेगा नहीं। अगर वो 1 साल भी इनोवेशन नहीं करती है ना, तो दूसरे लोग बोलेंगे यार वो कितना अच्छी ब्रांड है, ये तो देख यार अब तो गायब ही हो गई। 6 महीने में अगर कोई ब्रांड फ़ोन लॉन्च नहीं करती ना, ट्विटर पे हल्ला बुल जाता है। ऑनर है, माइक्रोमैक्स, इन लोगों को देखो। ज़रा भी फ़ोन लॉन्च नहीं होता ना, लोग बोलते हैं ये तो गया, भूल जाओ इसको। तो मार्केट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सारी ब्रांड्स इनोवेशन जानबूझ के करती है। इनके पास आर-एन-डी की जो टीम है इतनी बड़ी-बड़ी, पैसा काहे का दे रही है। तो इसीलिए वो एक इनोवेशन करती है। फिर उसमें से अगर यूज़र को अट्रैक्शन होता है, तो वो आई थिंक वो स्विच कर लेता है उसके ऊपर।
और ये जो पूरा एआई का सारे लॉन्च में अभी क्या हो रहा है कि हार्डवेयर पे उतना फोकस नहीं है, सब अपने एआई फीचर्स बता रहे हैं। अभी आपको लगता है ये फैड है या ये चलेगा अभी? नहीं देखिए, मैंने ये पहले बोल चुका ऑलरेडी, एआई गिमिक है मेरे हिसाब से। एक एआई फीचर जो है ना, और दो चीज़ें, एक मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ, वो है सर्कल टू सर्च। वो होम बटन पे प्रेस एंड होल्ड करना है। मैं क्यों करता हूँ उसका भी वजह बताता हूँ। मेरे पास कभी-कभी लंबे-लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम से कमेंट्स उठाने होते हैं, किसी की लिंक कॉपी करनी होती है, जो जहाँ से कॉपी नहीं की जाती है ना, ये सर्कल टू सर्च वो चीज़ करके देता है। सर्टेन पार्ट्स को आपको अगर कॉपी करना है वो कर देता है। ये तो गूगल लिंक से भी हो जाता है, डिपेंड करता है लोग कैसे यूज़ करते हैं। मैं सर्कल टू सर्च ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो एक ऐसा ये फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है। और एक चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से अगर मुझे थोड़े बहुत इंपॉर्टेंस, टाइटल, थंबनेल, ये जो आजकल ट्रेंड में है, ये चैट जीपीटी के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है। वो एआई है, बनाने वाला तो इंसान ही है, लेकिन बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़, कुछ सर्टेन एआई चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, बाकी के मुझे लगता है सब गिमिक है। कॉल ट्रांसलेट हो गया, करते हैं, कॉल ट्रांसलेट बहुत यूजफुल है। आप कितने बार आप बाहर बात करोगे, अभी कौन मिल रहा है आपको? हाँ, गूगल ट्रांसलेट की बात अलग है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री गए, ऐसी कुछ जगह पे गए तो ट्रांसलेट कर लिए। बाकी नोट असिस्ट है, राइटिंग असिस्ट है, डॉक्यूमेंट असिस्ट है, भाई क्या करना है इतना? दे दिया है तो चलो ठीक है, अब कभी ना कभी काम आ जाएगा, लेकिन ऐसा एज सच उस पर डिपेंड होना है। नहीं, दे दिया है का चक्कर ये भी है ना रुएश भाई, कि मैंने जो फोन खरीदा उसमें जबरदस्ती की कॉस्ट इनबिल्ट है जो मेरे काम का ही नहीं है। वो ब्रांड की स्ट्रेटेजी है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। और अगर हम वो उस चीज़ के बारे में नहीं भी बोलते ना वीडियो में, तो ब्रांड हमको बोलता है कि भाई आपने क्यों नहीं बोला इसके बारे में? मैंने बोला भाई इसके बारे में लोगों को पता है, वेस्ट नहीं कर सकते हम उतना पार्ट वीडियो का, तो हमें एजुकेट करना पड़ता है हम लोगों को। रुएश भाई 2025 के यूट्यूब एल्गोरिदम के टॉप 3 हैक्स क्या हैं? देखिए, आई थिंक जो एसईओ है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने वीडियोस के टाइटल्स में, मेरे हिसाब से जो वीडियो का टाइटल होता है और जो थंबनेल होता है, ये ही टॉप 3 हैक्स में आप समझ लो, यही है, और कोई हैक नहीं है। वीडियो कितना भी गंदा क्यों ना हो, कितना भी बोरिंग क्यों ना, बकवास क्यों ना हो, क्लिक्स अगर चाहिए, मैं सिर्फ क्लिक्स की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म ऑडियंस की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म ऑडियंस वो रहेगी जो गंदे थंबनेल और टाइटल पे भी क्लिक करेगी और आपके साथ रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बंदे में पोटेंशियल है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो बना रहा है। बहुत सारे ऐसे मैंने क्रिएटर्स देखा हो, अभी टेकीपीडिया करके है, और एक और है जिसको मैं नाम भूल गया, वो बहुत अच्छा क्रिएटर है। इनके वीडियोस जब आप देखते हो ना, ये बहुत नॉलेजेबल रहते हैं, अच्छे मेहनत करते हैं। छोटे क्रिएटर्स है, अभी उस लेवल पे काम कर रहे हैं ना कि सबको पीछे छोड़ देंगे वो लोग, आगे उनमें बहुत पोटेंशियल है। तो आई थिंक उनमें ऐसा है कि लोग उनके लॉयल सब्सक्राइबर देखेंगे, अरे नहीं ये बंदा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ मुझे व्यूज ही चाहिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने सिर्फ आलतू पालतू थंबनेल रख दिया और एकदम अजीब सा टाइटल रख दिया क्लिकबेट वाला, लोग आगे, आपको व्यूज तो मिल गए लेकिन वो वापस टिकेगा नहीं, वो पलट के चला जाएगा, यार मजा नहीं आ रहा है। अभी रुएश भाई आपको लगता है कि जो जिस जिस तरह से जैसे ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं और ये नए नए गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं, अब ये कम्युनिटी जो है ये वाइडर स्मार्टफोन से निकल के ये सब चीजें भी कवर? ऑफ कोर्स करना चाहिए। इसमें भी कैसा होता है ना, डिमांड रिक्वायरमेंट की बात है। हाँ, अभी मतलब हमारी ऑडियंस फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग देख रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें से सिर्फ 4,000 या 5,000 लोगों को जिनको ड्रोन के बारे में जानना है, तो ऐसा है। हाँ, लेकिन उससे एक फायदा ये हो जाता है कि आपने जब अगर उस थर्ड पार्टी गैजेट पे वीडियो बना लिया जो आपकी ऑडियंस की डिमांड नहीं है, लेकिन वो दूसरी ऑडियंस तक पहुंच जाती है, जो रैंडमली यूट्यूब में आके सर्च करते हैं, तो वहां से न्यू ऑडियंस आपको जरूर मिलती है। तो ये एक चीज है जो मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी, बीच बीच में मैंने एक मीशू वाला वीडियो बना दिया था, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग बहुत खुश हो गए, बोले यार कुछ अलग बनाया। तो मैंने कभी ऐसे वीडियो बनाया नहीं था, मैं दूसरे भी क्रिएटर्स के देखा, उन लोगों ने ऐसे वीडियो बनाए, तो ऐसा हो जाता है, रैंडमली हम कर लेते हैं। रुएश भाई जाने से पहले ऑडियंस के लिए एक ऐसा मैसेज, आप पहले पॉडकास्ट जो आपने करा वो हमारे साथ करा, ये हमारे लिए बहुत प्लेजर ऑनर की बात है। तो पर एक ऑडियंस के लिए मैसेज, आपने पहला पॉडकास्ट करा है, तो क्या टेक अवे देना चाहोगे ऑडियंस को? मेरे हिसाब से जो अगर क्रिएटर है, मतलब जो यूट्यूब, मतलब जो ऑडियंस मुझे देख रही है, अगर उनको यूट्यूब में आना है, तो मेरे हिसाब से उनको 3 चीज़ का ख्याल करना चाहिए। एक तो कंसिस्टेंसी, जो हमने 10 साल से बना के रखी है, हर दिन वीडियो डालते हैं, 2 दिन में वीडियो डालते हैं। एक उनको पैशन होना चाहिए, और तीसरा पेशेंस। कंसिस्टेंसी, पैशन और पेशेंस। पेशेंस नहीं है ना, तो कंसिस्टेंसी और पैशन का कोई फायदा नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मेरा एग्जांपल देता हूँ मेरे कजिन का,
मैं जब यूट्यूब में था मेरी अर्निंग 2 साल बाद चालू हुई थी। मेरा तो एडसेंस भी डिसेबल हो गया, तो मेरी जर्नी लोगों को पता है। बहुत मुश्किल फेज़ था वो। मेरा कज़िन उसने व्लॉगिंग चैनल बनाया मुझे देखकर। मेरे ख़ानदान में मेरे को 10 लोगों ने देख के चैनल बनाया कि यार ये कमा रहा तो हम भी कमाएँ ना, बहुत आसान है। लगता बड़ा आसान है कि भाई ये इतना महँगा फ़ोन लेके घूम रहा है ना? महँगे-महँगे कपड़े पहन के घूम रहा है, दिखने में बहुत आसान लगता है। लेकिन उसके पीछे जो हमने रात के 3-3 बजे तक जाग के काम किया है, उसको हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है। तो मेरे कज़िन ने मुझे बोला मैसेज करके, यार मेरे पास से ना यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे। मैंने बोला क्या हो गया? तो मैंने उसके चैनल पे रिसर्च किया, उसने लिंक भेजा। मैं देखता नहीं था ज़्यादा किसी की वीडियोज़, तो मैंने देखा तो 1 महीना ही हुआ था। 500, 400, 300 व्यूज़ आ रहे हैं और उसको पैसे चाहिए। मैंने बोला भाई इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेरे 2 साल बाद यूट्यूब की अर्निंग स्टार्ट हुई थी और उसमें कितनी मेहनत लगी थी वो मुझे पता है। तो ये इसीलिए बोलता हूँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी कितने लोग ऐसे हैं जो नए आ जाते हैं और उनको 1 महीने में ही बहुत सारी उम्मीदें रहती है। ऐसा नहीं होता है, आपको बैठना पड़ेगा लंबे समय तक और नसीब की भी बात है, जिसके लक है तो उसको जाना है, वो ऊपर जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा। तो मेरा ये टिप हमेशा रहता है सबको, क्योंकि हमें देख के लोग मोटिवेट होते हैं ना कि हमको भी क्रिएटर बनना चाहिए। तो उनको मैं ये एक मैसेज दे रहा हूँ मेरी तरफ से। रुएश भाई आपका बहुत बड़ा चैनल है, हमारा बहुत छोटा चैनल है, फिर भी आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मैं आपके चैनल की पोटेंशियल देख के आया ना, और आपसे अगर छोटा भी कोई क्रिएटर क्यों ना होता और अगर मेरे रीच में वो होता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला आप मुंबई में आए और आपने पॉडकास्ट किया, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपके और भी काम होंगे, लेकिन आपने मुझे बोला था पॉडकास्ट करना है, मैंने बोला भी आपसे कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता हूँ, मुझे भी ट्रैवल नहीं करना, मैं बहुत बिजी हूँ। आप बोले नहीं मैं मुंबई आऊँगा, मैं यहीं करूँगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने इतना पोटेंशियल दिखाया और दूसरे भी आपसे भी छोटे कोई क्रिएटर क्यों ना हो, उनके पास अगर मुझे पॉडकास्ट करना है, मैं सोचता ही नहीं हूँ ऐसा। मैं अपने आप को कभी बड़ा समझता ही नहीं हूँ। मैं जो जो जगह से आया हूँ ना, वो पूरा टिपिकल एरिया ऐसा है जहाँ पर लोग ना ज़्यादा प्रोग्रेस और ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। यूट्यूब में मेरे पीछे से 100 लोग बात करते थे कि भाई यार ये क्या यूट्यूब में क्या कर रहा है, यूट्यूब होता क्या है? मैं वहाँ से आया हूँ और मैंने बहुत गरीबी देखा, ऐसा गरीबी देखा हो कि 2 दिन तक घर में खाने को नहीं रहता था। उस सिचुएशन से मैं निकला हूँ। मैंने अपना एक लोकल एसेंस बना के रखा है। मैं वो घमंड में और उस लेवल पे कभी रहता नहीं हूँ, महँगी-महँगी चीज़ें ये वो ऐसा कभी ज़्यादा नहीं। वो ये सारे एक्सपीरियंस करने के लिए ब्रांड बेचती है, हमने कर लिया। शर्ट एक लिया था वो ज़ारा से, वो भी 3 साल पहले लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा उसमें रहता नहीं, मैं लिमिट में ही रहता हूँ। मुझे डर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस लेवल पे पहुँचते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं कुछ ज़्यादा मेरे में घमंड तो नहीं आ गया, ऊपर वाला कहीं पकड़ ना ले रस्सी हमारी, फिर से वही लेवल पे ना हम चले जाएँ, डर लगता है। तो इसीलिए मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूँ इन चीज़ों से। मेरे को बहुत मजा आया रुएश भाई आपसे बात करके। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा पॉडकास्ट अभी पता नहीं लोग इतना अगर देखें, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगे तो पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हमने की है ना, लोगों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। वॉच टाइम पता चलेगा, फिर देखेंगे कितना। वॉच टाइम जबरदस्त आएगा रुएश भाई, मैं इतने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो इस पे जबरदस्त वॉच टाइम आएगा। होप यार, लेट्स होप, उम्मीद करता हूँ। बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच टाइम निकाल। इनवाइट करने के लिए भी थैंक यू।